हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हो आप लोग? आई होप मस्त होगे, एकदम मजे में होगे और साथ में अपनी ढेर सारी प्रैक्टिस तो कर ही रहे होगे। तो बच्चा लोग, कल ही है आपका एग्जाम। आप सोच के आपको आई नो बहुत ज्यादा डर लग रहा होगा और बहुत ज्यादा मतलब फ्रस्ट्रेशन भी हो रही होगी कि कल का एग्जाम कैसा जाएगा। तो फ्रस्ट्रेशन को दूर भगाओ और मुंह धो के आओ और देखो मेरा ये वाला लेक्चर जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम जितने भी आपके नेमिंग रिएक्शन है पूरी केमिस्ट्री के आज हम यहाँ पे कर रहे होंगे। और हो सके तो आज रात में आप पूरी नींद लो, एकदम टेंशन फ्री होके नींद लो। और कल का पेपर देखना आसान ही आएगा और आपको सारे क्वेश्चन आएंगे। और कल बिल्कुल हम इसी चैनल पे आपको शाम के टाइम आपके जो भी पेपर हुए होंगे बोर्ड के उसके सॉल्यूशन आपको शो कर रहे होंगे। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो और एकदम मजे के साथ कल जाओ। आई नो आपको खूब सारी टेंशन हो रही होगी, लेकिन आप खुद सोचो कि आपने पूरे 1 साल लगाए हैं इस दिन के लिए, तो ये दिन तो इंटरेस्टिंग होना ही चाहिए ना। तो ठीक है, फिर इसी के साथ हम आज स्टार्ट करते हैं नेमिंग रिएक्शन की सीरीज। आप ये भी सोच रहे होंगे कि नेमिंग रिएक्शन की सीरीज मैंने आपको पहले क्यों नहीं दी। इसलिए नहीं दी क्योंकि मेरे खुद एग्जाम चल रहे हैं, आज भी मैं अपना 2 एग्जाम दे के आई हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए कंटेंट दे रही हूँ ये सोच के कि मेरे वही जो बच्चे हैं वो उनके 1-2 मार्क्स भी इधर के उधर कट ना जाए और वो एकदम फुल में से फुल मार्क्स लेके आए। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। और बच्चा लोग, आप जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर खुद देख रहे हो तो अपने दोस्तों में तो शेयर करो, वो भी तो देखेंगे, वो भी तो थोड़ा जानेंगे कि हाँ केमिस्ट्री इतनी इंटरेस्टिंग भी हो सकती है। तो जितना हो सके भर भर के शेयर करो, भर भर के लाइक दो और कमेंट भी करो। अगर आपको डाउट होता है, टेंशन होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, anything else you can just free to ask me because I am with you just। और स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। फिर आपसे थोड़ी देर बाद बात करेंगे एट लास्ट फॉर योर एग्जाम टिप्स। अभी तो स्टार्ट करते हैं पहले। तो देखो, ये जितने भी हैं, मैंने जितने भी नेमिंग रिएक्शन के चैप्टर, इवन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है उसके भी मैंने यहाँ पे नेमिंग रिएक्शन लिखा हुआ है। तो आप वो वाली भी, आपकी सारी नेमिंग रिएक्शन बिल्कुल एक ही लेक्चर में खत्म हो जाएगी। और आई थिंक ये लेक्चर आपका 1 या फिर ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे का होगा, तो इसमें भी आपके लिए ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। तो आप इसको जरूर देखना और फिर आप थोड़ा सा अभी देख लोगे तो आप एज अ पॉडकास्ट इस लेक्चर को देखो। और फिर देखो कि आप जब रात में सोगे तो जितनी भी ये रिएक्शन है आपके माइंड में घूमेगी और सुबह तक वो फिर आपके पेज पे ही डायरेक्ट उतरेगी। तो आप इस वाले सेशन को खूब सारा एंजॉय करो विदाउट एडिटिंग, विदाउट एनीथिंग। आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो फॉर यू जस्ट कि मेरे बच्चे का 1 या 2 नंबर भी ना कट जाए। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज यहाँ से, ठीक है। तो हेलो एल्केन जो था, हम सबसे पहले यहाँ पे तो कॉमन सी रिएक्शन दे रखी है। अब इन्होंने कौन सी रिएक्शन दे रखी है, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है मोनो हेलो एल्केन्स, डाई हेलो एल्केन्स एंड ट्राई हेलो एल्केन्स। ये तो नॉर्मली जो है वो इधर से उधर कर रहे हैं। मैं ये भी बता दूं कि इसमें सिर्फ नेमिंग रिएक्शन ही नहीं है, इस वाले नोट्स में आपको हर चीज मिल रहा होगा, जितने भी एकदम छोटे से छोटे एनसीईआरटी के पॉइंट है वो भी मिल रहे होंगे। तो आप इस लेक्चर को मिस मत करो और पूरा देखो इसको। बेसिक से 2x पे देखो, लेकिन इसे पूरा देखो और जो डाउट हो वो पूछो। फिर इन्होंने बोला कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन, ये तो कॉमन सी बात है, ये तो सबको पता होती है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आरएक्स वाली बात होगी कि sp3 हाइब्रिडाइज होता है, फिर उसके साथ हेलोजन जो होता है वो कहीं ना कहीं अटैच होगा। फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी, ये वाला हमने पढ़ा था। प्राइमरी क्या होता है, हेलो एल्केन, जब हमारा क्लोरीन एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो कि फर्दरली एक से अटैच है, मतलब जो कार्बन से अटैच है वो कार्बन फर्दरली एक से अटैच है तो प्राइमरी होगा। यही कार्बन जो है वो 2 से अटैच है तो फिर वो क्या होगा, सेकेंडरी होगा। 3 से अटैच है तो फिर टर्जरी होगा। कॉमन सी चीज है। एलाइलिक हेलाइड और बेंजाइलिक हेलाइड का स्ट्रक्चर देखो, इसमें क्या दे रखा है कि आपको एक हेलो एल्केन दे रखा है, उसके साथ जो कार्बन अटैच है उसके जस्ट बगल वाले पे डबल बॉन्ड है तो उसे एलाइलिक कहेंगे। और यही सेम केस अगर हमें बेंजाइल के फॉर्म में मिल रहा है तो उसे आप क्या कह दोगे, बेंजाइलिक कह दोगे। फिर कंपाउंड हो जाएगा sp2 एंड एक्स बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे sp2 दे रखा है। अब जैसे विनाइलिक होता है वैसे ही अराइलिक होता है। विनाइलिक में क्या होता है कि जो भी आपका हेलो एल्केन है उसके साथ जो कार्बन अटैच है उसी पे डबल बॉन्ड है। मैं एक और बात बता दूं, ये तो हेलाइड दे रखा है, लेकिन अगर विनाइल की जगह अल्कोहल भी दिया रहता तब भी बिल्कुल सेम कंसेप्ट रहता है, बस चेंजेस आता है आपके हेलाइड के ऊपर। तो आगे बढ़ेंगे। फिर फ्रॉम अल्कोहल, जो ये वाला रिएक्शन जो था ये हमने करा था जिसमें टर्बिडिटी फॉर्म करता था, ये वही वाला रिएक्शन अभी आगे और डिटेल में देखेंगे। इसमें क्या कर रहे हैं, अल्कोहल का सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आपका हेलो एल्केन। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे कि आपका अल्कोहल था उसमें NaBr डाला तो आपका क्या बन जाएगा, RBr हो जाएगा, दैट इज NaHbSO4। अब देखो, अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव अगेन आप ब्रेक डाउन करोगे तो भी आपका प्रोडक्ट आ जाएगा, उतना मुश्किल नहीं है रिएक्शन। ये ROHPX3 वाला जो रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाय प्रोडक्ट आपसे पूछ लिए जाते हैं। फिर मूव ऑन करेंगे, यहाँ पे देखेंगे हम अपने अल्कोहल को जब PCl5 में डालेंगे तो RCl हो जाएगा। इन दोनों रिएक्शन में आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि आपके बाय प्रोडक्ट H3PO3 और POCl3 ये दोनों जो होंगे एकदम टिप्स पे याद होने चाहिए, तभी आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। फिर यहाँ पे देखो अल्कोहल है, इसमें क्या डाला मैंने, रेड हो जाएगा
NH2 हो जाएगा। ये रिएक्शन आपने 11th में पढ़ी होगी। इसमें भी क्या हो रहा है, आपका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। मेनली जो फर्स्ट चैप्टर बेस्ड है उसका नाम ही क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। हेलो एल्केन्स का एक दूसरा नाम ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो जितने भी रिएक्शन है वो सारे सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे। यहाँ पे अल्कोहल की जगह फिर आपका हेलो एल्केन आ गया। मैं कहती हूँ कि थायोनाइल क्लोराइड वाला प्रोसेस एकदम बेस्ट प्रोसेस है। बेस्ट प्रोसेस इन द सेंस, अब देखो मैं एकदम स्पीड में आपको पढ़ा रही हूँ ताकि आपका एज अ रिवीजन होता जाए और आपको ज्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो और आप सारी चीजें, सारे एक छोटे छोटे से पॉइंट भी आपको पता लग जाए। तो यही है कि ये वाली रिएक्शन जो होती है एकदम बेस्ट वाली रिएक्शन होती है, इसलिए क्योंकि इसके जितने भी बाय प्रोडक्ट है वो सारे गैसियस इन नेचर है। जब वो गैसियस इन नेचर है तो सारे के सारे कहाँ हो जाएंगे, बाहर इवॉल्व हो जाएंगे। और अगर वो बाहर इवॉल्व हो गए तो मेरा जो भी आपका हेलो एल्केन मिलेगा वो एकदम प्योर मिल रहा होगा। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन रिएक्शन, ये तो है ही आपका फ्री रेडिकल पे बेस्ड है। सबसे पहले इसमें क्या करना होता है कि आपको जितने भी, मतलब आप क्लोरीन के जितने भी स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं वो फॉर्म करो, चाहे वो 2 डिग्री हो 1 डिग्री हो, लेकिन सारे प्रोडक्ट फॉर्म करके ही आप इसका रिएक्शन लिखना। बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अगेन सब्स्टिट्यूशन, CH3 इज योर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इसका मतलब क्या होगा, ये कहाँ पे भेज रहा होगा, अपने जो भी आ रहा होगा उसको ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे भेज रहा होगा। सिंपल रिएक्शन। फिर यही है फ्लोरो वाला, ये थोड़ा सा लाइन लिखा है वो देख लेना। फिर इन्होंने बोला सेंड में रिएक्शन। सेंड में रिएक्शन जो है वो क्या होता है कि हमारा जब NH2 था, हमारा जो एनिलीन था, एनिलीन के ऊपर हमने क्या डाला, NaNO2 डाला। इसकी जगह हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, HNO2 भी ले सकते हैं, तब भी ये रिएक्शन जो होगी गलत नहीं होगी। फिर ये किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, दैट इज और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसका भी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक अच्छे से बताया था, ये उसी पे बेस्ड है। फिर इसमें मैंने क्या डाला, आपका हेलाइड डाला। हेलाइड डाला तो आपका हेलो बेंजीन जो होगा वो बन के तैयार होगा। फिर यहाँ से बाहर निकल रहा होगा आपका नाइट्रोजन गैस। फिर इधर देखो फ्रॉम एल्कीन हो जाएगा। एल्कीन में मैं क्या ऐड करूंगी, HI ऐड करूंगी। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव करोगे आपका आंसर आ जाएगा। मूव ऑन करेंगे। ये जितनी भी लाइनें लिखी है वो आप एक बार पढ़ लेना, ज्यादा टाइम उसमें आपका लगना नहीं है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, फ्री रेडिकल इधर बचेगा, फ्री रेडिकल इधर बचेगा। यहाँ पे दोनों साइड क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। फिर मूव ऑन करेंगे। अब देखो यहाँ पे हेलोजन एक्सचेंज हो जाएगा, दैट इज योर फिंकलस्टीन रिएक्शन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब ये कंसेप्ट जाता है कि फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन, अगेन नेमिंग रिएक्शन, मैंने तब भी बोला था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फर्स्ट चैप्टर के नाम पे करना कुछ भी नहीं है। इसमें क्या करना है कि आपको हेलो एल्केन जो है उसमें भी आप पॉजिटिव नेगेटिव अगर बनाओगे तो आपका आंसर 1 मिनट में आ जाएगा। बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे दोनों चीज बेस्ड है। बस ध्यान रखना कि Ag की F की जगह अगर आपको Hg2F2 दिया जाए तब भी ये सही है, या फिर NaI की जगह आपको NaBr दिया जाए तब भी सही है, तब भी आप उसे फिंकलस्टीन या फिर स्वार्ट्ज रिएक्शन ही बोलोगे। तो बोर्ड ये कंफ्यूज करने के लिए आपको दे सकता है, तो बिल्कुल घबराना नहीं। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये होता है, डिक्रीज इन द ऑर्डर। इस चैप्टर में तो वैसे भी बॉइलिंग पॉइंट आसान है, डिक्रीजिंग इसलिए होगा क्योंकि आयोडीन जो होता है वो बड़े साइज का होता है, और जब बड़े साइज का होगा तो उसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतना वीक होगा, और जितना वीक होगा वो आसानी से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसी पे बेस्ड है। फिर उन्होंने बोला बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हेलो एल्केन डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग इन ब्रांचिंग। ये तो दोनों मेन स्टेप थे ही। फिर इन्होंने बोला है केमिकल रिएक्शन। आई थिंक ये वाला जो है वो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है नहीं, तो मूव ऑन करेंगे। एक्चुअली ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो चीज है। वैसे मैंने अपने हैंड नोट्स भी बनाए हैं, लेकिन मैं अपने हैंड्स नोट्स आपके लिए बचा के रख रही हूँ आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि उसमें मैंने जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक छोटा से छोटा क्वेश्चन जो होता है वो पूछते हैं, मैंने वो भी चीज उसमें मेंशन की है, तो वो आपके लिए थोड़ा सा डिटेल हो जाता है। इसलिए मैं यहाँ पे आज शॉर्ट नोट्स करवा रही हूँ, क्योंकि बोर्ड में इतना डिटेल कभी भी नहीं पूछते वो लोग। ये भी आई थिंक ये किस पे बेसिस, सब्स्टिट्यूशन SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन का मतलब क्या होता है, दूसरा ही नाम कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन में मैंने आपको एक चीज पढ़ा है, 3 2 का 1 माई नेम इज कार्बोकेटायन, एंड 1 2 का 3 माई नेम इज कार्बोएनायन। इसी पे बेस्ड है ये। 3 2 का 1 इन द सेंस 3 डिग्री की सबसे ज्यादा SN1 रिएक्शन, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री हो जाएगा। कार्बोकेटायन कहीं ना कहीं फॉर्मेशन करेगा, और जहां पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है वहीं पे मैंने क्या कहा था आपसे कि रीअरेंजमेंट जरूर से पॉसिबल होगी। तो रीअरेंजमेंट इस केस में जरूर पॉसिबल होगी। और अगर 3 डिग्री है तो 100% आप कौन सा मैकेनिज्म यूज कर रहे होगे, दैट इज और SN1 वाला मैकेनिज्म हो जाएगा। देखो यहाँ पे OH हो जाएगा, ये Br हो जाएगा, यहाँ पे पहले सब्स्टिट्यूशन कर दो। और ध्यान रखना कि जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वहीं आपका कौन सा स्टेप हो जाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाता है, ये उसी की बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद जो होता है फास्ट हो जाएगा, मतलब इसमें मेन ये होगा कि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। बाकी आपको मैकेनिज्म पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैकेनिज्म कभी नहीं पूछते। रेट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन ग्रेटर इज द रेट ऑफ द रिएक्शन। SN1 रिएक्शन SN2 ऑर्डर कैन बी जनरलाइज फॉर SN2 रिएक्शन। अब ये 3 2 का 1 मैंने जो बोला वही चीज इन्होंने लिखे। फिर मूव ऑन करेंगे फॉर द गिवन। अगर आपको अभी भी डिटेल चैप्टर को ऐसा लेक्चर देखना है तो आप देख सकते हो, लेकिन मैं अगेन यही बोलूंगी कि आज रात की नींद आप पूरी लेना और तभी कल जाके एग्जाम देना, तो देखना आपका एग्जाम कितना अच्छा जाता है। और हो सके तो कल ढेर सारा खाना खा के जाना, क्योंकि जितना खाना खा के जाओगे उतना माइंड स्पीडली चलेगा और एकदम फ्री रहेगा माइंड।
फॉर द गिवन एल्काइल ग्रुप रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड फॉलोज, मतलब ये वही वाला ऊपर वाला ही दे रखा है, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑप्टिमल एक्टिविटी हो जाएगा। ऑप्टिमल एक्टिविटी में मैंने क्या बताया था कि ऑप्टिमल एक्टिविटी वाले सब्सटेंस में किसको कहूंगी, जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, लाइक मैंने हैंड का एग्जांपल दिया था, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा तो एक्टिव होगा, एक्टिव होगा तो वो क्या शो कर रहा होगा आपको, कायरलिटी शो कर रहा होगा। कायरलिटी का मतलब होता है कि जितने भी बिना एक कार्बन है उसके अराउंड जितने भी एटम है वो सारे के सारे क्या है, डिफरेंट है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, दैट इज रोटेटिंग इज इन योर राइट डायरेक्शन, दैट इज योर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दैट इज मूविंग इन योर लेफ्ट डायरेक्शन, दैट इज लीवो रोटेटरी। यही बात इन्होंने इन सब पूरे में लिखी होगी। फिर एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन जो होता है वो बिल्कुल दूसरा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। और ऐसे इमेज जो कि सुपर इम्पोसिबल होते हैं वो वाले जो इमेज होते हैं वो इनएक्टिव इमेज में आ जाएंगे। फिर अगला है रिटेंशन। अब इन्होंने रिटेंशन दिया है, इन्वर्जन दिया है, इन्वर्जन है और एट लास्ट एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो रिटेंशन वाले रिएक्शन में ये यहाँ पे क्या कर रहे होंगे कि जो आपका OH ग्रुप है उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे होंगे क्लोरीन से। तो रिटेंशन का मतलब क्या होता है कि आगे से अटैक करना, यानी अगर आपको अगर रिमूव भी करना है तो आगे से रिमूव करो। तो ये नॉर्मली ये हो जाएगा। रिटेंशन रिएक्शन जो होता है वो आपका जो आपका SN1 रिएक्शन होता है वो तो आई थिंक दोनों ही शो करता है, लेकिन आपका जो SN2 रिएक्शन होता है वो आपका 100% इन्वर्जन रिएक्शन शो करता है। यही चीज इन्होंने लिखा हुआ है और ये बिल्कुल एनसीईआरटी का एग्जांपल है। मैंने एनसीईआरटी पढ़ाते वक्त भी आपको एग्जांपल बहुत अच्छे से समझाया था, ये उसी पे बेस्ड है। फिर एलिमिनेशन रिएक्शन पे पढ़ेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन में वही एक साइड अल्कोहलिक AOH ले लिया, दूसरे साइड भी इन्होंने अल्कोहलिक AOH ले लिया, लेकिन एक में मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, एक में माइनर प्रोडक्ट बन रहा है। रीजन क्या है कमेंट में बताओ। मैं अभी वैसे आपको बता ही देती हूँ रीजन। तो रीजन ये है कि आपका वो अल्फा कार्बन की वजह से, कि अल्फा कार्बन अगर मैं देखूं इस वाले केस में अल्फा कार्बन क्या होता है, जो भी मेरा डबल बॉन्ड है उसके जस्ट बगल वाला कार्बन, तो इसमें कितने कार्बन पे हाइड्रोजन होंगे, 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। लेकिन इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन कितने, यहाँ पे तो एक ही कार्बन है और यहाँ पे कितने कार्बन है, 2। तो जिसके कम होंगे अल्फा हाइड्रोजन वो माइनर बनेगा और जिसमें ज्यादा होंगे तो दैट इज योर मेजर, दैट इज योर सेट प्रोडक्ट हो जाएगा। एंड वन इज कॉल्ड योर हॉफमैन प्रोडक्ट। ध्यान रखना सेट प्रोडक्ट जो होता है वो एलिमिनेशन रिएक्शन के केस में हमेशा क्या बनता है, मैक्सिमम ही बनता है। ये इसका रीजन हो जाएगा। रिएक्शन विद मेटल हो जाएगा, दैट इज MgBr वाला रिएक्शन हो जाएगा। ये अगेन इंपॉर्टेंट है। R MgX को फिर मैं वाटर पॉजिटिव नेगेटिव करोगे तो आपका आंसर अपने आप आ जाएगा, RH आ जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है और एल्केन बन रहा है तो हमने वाटर डाला क्यों। वाटर डालने का रीजन ये है कि अगर मैं इस वाली रिएक्शन के अंदर वाटर नहीं डालती तो मेरा ये रिएक्शन क्या होता है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है और रिएक्टिव होगा तो रिएक्शन रिवर्स भी हो सकता है। तो इसी रिवर्सिबिलिटी को मतलब रोकने के लिए मैंने ये सब करा। ये आई थिंक एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। फिर इन्होंने बोला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। ये अगेन इन्होंने थोड़ी बहुत लाइनें लिखी है, आप एक बार पढ़ लेना। वो वही रेजोनेंस इफेक्ट पे कॉमन सी लाइन है, हाइब्रिडाइजेशन। एक बार आप इसे थोड़ी पढ़ लेना। फिर आगे हम देखें यहाँ पे तो रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये वही वाला रिएक्शन है, NaOH हो जाएगा। अब इस वाली रिएक्शन का इन्होंने नेम मेंशन नहीं करा। आप मेरे को कमेंट में बताओ कि इसका नेम क्या था। आई थिंक इसका नेम डी से था, वो कमेंट में बताओ आप डी से कौन से वाली रिएक्शन था। आपको तो रिवाइज होगा, मेरे को आता है लेकिन आपको तो रिवाइज होगा, आप बताना मेरे को कमेंट में। फिर यहाँ पे देखो जो आपका क्लोरीन था, क्लोरीन के साथ यहाँ पे मैंने अगेन क्या कर दिया, OH बना दिया। ये भी आपका रिएक्शन था लेकिन इसका कोई नेम नहीं था। मैं टू बी वेरी ट्रू ये बोलूंगी कि इसका कोई नेम नहीं था, इसलिए इसका ये नहीं होगा। फिर अगला हो जाएगा वुड्स-फिटिक रिएक्शन। अब वुड्स-फिटिक रिएक्शन में क्या कहता है कि यहाँ पे हमारा जो हेलोएल्केन है उसमें Na डालूंगी, फिर RH डालूंगी। तो आपका अगर इन्होंने बोला है वुड्स और फिटिक तो वुड्स भी होगा, ये फिटिक भी होगा। देखो इस RX के नाम पे तो आपका वुड्स आ गया और फिटिक के नाम पे यानी F के नाम पे जो आपका हेलोएल्केन का जो अराइल ग्रुप था वो आ गया। तो इसने इस चीज का फॉर्मेशन कर दिया। मैंने आपको इसे व्हाट्सएप और फेसबुक के नाम से समझाया था, ये बिल्कुल उसी पे बेस्ड है। फिर इन्होंने बोला फिटिक रिएक्शन में क्या ले लिया आपने, 2 हेलोएल्केन ले लिया। 2 हेलोएल्केन के 2 X निकलेंगे तो साथ में क्या जुड़ जाएंगे, आपस में बॉन्ड जुड़ जाएंगे और किसका फॉर्मेशन कर देगा, डाइफेनाइल। और यहाँ पे अगर R ग्रुप आपका मिथाइल होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, दैट इज योर आपका टुलीन हो जाएगा, पॉलीहेलोजन कंपाउंड। पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड भी ये जो है वो डायरेक्टली एनसीईआरटी की रिएक्शन है, जिसमें हम यहाँ पे CaCl3 में ऑक्सीजन डालेंगे तो फोस्जीन गैस बनेगा। ध्यान रखना फोस्जीन और फोस्फीन में कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। फोस्जीन गैस तो यही वाली है, लेकिन फोस्फीन गैस जो हम पी ब्लॉक में पढ़ते थे आपने आई थिंक नहीं पढ़ा होगा, लेकिन फोस्फीन मैंने तो पढ़ा है। तो फोस्फीन में जो PH3 होता है ये वो वाला फोस्फीन होता है। जीन ही लेके आना एग्जाम में। और COCl2 के बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रो दे दूं आपको। तो अगर मैं CaCl3 को दैट इज योर क्लोरोफॉर्म को अगर एयर के कांटेक्ट में लाती हूँ तो उसके अंदर इतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होती है कि वो तुरंत रिएक्ट होगा, और अगर वो रिएक्ट हो गया तो इतनी तेजी से जलेगा कि आपका फायर भी लग सकता है। इसलिए हमेशा मैं ये कहती हूँ कि आपका जो CaCl3 क्लोरोफॉर्म जो होता है उसको हमेशा मैं डार्क में रखती हूँ। डार्क में इसलिए रखती हूँ क्योंकि अगर सन की लाइट में कोई भी रिएक्शन होता है तो वो हमेशा क्या होता है, फास्ट होता है। इस वजह से भी मैं इसको थोड़ा सा डार्क में लिखती हूँ। जस्ट वेट, मैं अभी इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जस्ट सी अब देखेंगे
देखो यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ हम क्या कर रहे हैं, दैट इज योर अल्कोहल हो जाएगा, वो भी कहाँ से बना रहे हैं, एल्कीन से बना रहे हैं। ये जो है वो आपका इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज योर हाइड्रेशन रिएक्शन। ऐसे ही आपका हाइड्रोबोरेशन भी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने एक मेंशन नहीं करा है, दैट इज योर ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, बट कोई नहीं। अब देखो एसिड कैटलाइज रिएक्शन है, यहाँ पे भी आपका डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन का मतलब ये क्या होता है, वाटर का रिमूवल। ये देखो यहाँ पे आपका क्या होगा, मेनली ये हाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन अगर मैं कह देती, और डिहाइड्रेशन में आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि डिहाइड्रेशन में हम कौन सा रिएजेंट लेते हैं। दो रिएजेंट मैंने आपको जब पढ़ाया था तब भी बताया था, एक तो H2SO4 लेंगे, एक H3PO4 भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग आपका कौन सा होगा, H2SO4 होगा। अब ये हाइड्रेशन है तो दैट इज योर एडिशन ऑफ वाटर, दोनों साइड वाटर को ऐड करो। और इस वाले पे तो वैसे भी आपका क्या फॉलो होता है, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं कि कम वाले हाइड्रोजन के साथ ही जाऊंगा OH को लेके। और फिर अगला हो जाएगा हाइड्रोबोरेशन वाला रिएक्शन हो जाएगा। हाइड्रोबोरेशन का मैकेनिज्म आप मत करके जाना, इसमें थोड़ा सा टफ दिखा रखा है, एनसीईआरटी में भी दिखा रखा है, लेकिन आप अगर लास्ट स्टेप भी लिख के आओगे तो भी वो सही है। इस वाले में ये कहता है कि मैं तो एंटी मार्कोनिकॉफ से जाऊंगा। एंटी मार्कोनिकॉफ मतलब जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उसके साथ ही जाऊंगा। और ये जो बीच वाली रिएक्शन है वो भी मैंने अपने लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से समझाया था, तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर ये लाइन अपने आप पढ़ना, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन करूँ तो मेरा अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। और अगर ऐसे ही मैं इस C डबल बॉन्ड कीटोन का रिडक्शन करूँ तो 2 डिग्री वाला अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अब ऐसे ही हमारा वो है एसिड है, एसिड का रिडक्शन करूंगे तो अल्कोहल बनेगा। और ध्यान रखना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज योर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। बट अगर मैं ऐसे बोलूँ कि रिडक्शन कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें भी बहुत अच्छे से कन्वर्जन बताया था। उसी पे बेस्ड अब मैंने यहाँ पे क्या ले रखा है, RCOH ले रखा है, इसमें मैंने क्या डाला, अल्कोहल डाला, तो आपका किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है। फिर अगर मैंने इसमें H2 और पैलेडियम डाला तो जो भी आपका एस्टर था वो किसमें टूट जाएगा, आपका यहाँ पे अल्कोहल अल्कोहल ही दोनों बन रहा है। आप मेरे को कमेंट में बताओ, अब इसका भी नाम आपका ऐसे ही स्टार्ट होता है, कमेंट में बताओ कि कौन सी रिएक्शन थी, तो थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और कमेंट करो जिससे कि आपको थोड़ा मोटिवेशन हो और थोड़े से आप भी वो जोश में आ जाओ कि हाँ करना है तो करना ही है। अब ये RMGX वाली रिएक्शन देखो, ऊपर मैंने आपको बताया था, इसमें भी आपको वही पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने तो आपके लिए सारी रिएक्शन के लिए यही वाला मेथड बताया कि ना याद आए कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव बनाओ और आंसर पा जाओ, बिल्कुल उसी पे बेस्ड है। इसी तरीके से आप फिर इसमें वाटर डालोगे। और ध्यान रखना कि हमेशा जब भी मैं MgX का बॉन्ड तोड़ती हूँ तो MgX जहां भी है वहां पे M पे कैसा चार्ज आएगा, मैग्नीशियम पे प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि मैग्नीशियम E1+2 स्टेट में भी जाता है। यही रीजन है, बस ये ध्यान रखना कि अगर मैंने यहाँ पे नॉर्मली आपका एल्डिहाइड ले रखा है तो 1 डिग्री का होता है, लेकिन अगर मैंने जब यहाँ पे 1 डिग्री का एल्डिहाइड ले रखा है तो आपके 2 डिग्री का अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। और अगर कीटोन ले रखा है तो फिर 3 डिग्री के अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ये चीज एग्जाम में पूछ लेते हैं। फिर इन्होंने बोला हुआ है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, कि हम फिनॉल का किस किस मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे मेथड है, लेकिन ये भी देखो इन्होंने कितने अच्छे से सीक्वेंस में लिखा हुआ है कि दैट इज और हेलोएरिन सा, उसमें मैंने NaOH डाला, 623 बना, ONA बना, OH बना। इसी वाले रिएक्शन को हम क्या कहते थे, डाउस प्रोसेस। ऊपर भी थी सेम रिएक्शन लिखी हुई इन्होंने, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी हमारा सेकंड रिएक्शन ही मैंने आपको अपने ही लेक्चर में पढ़ाया था। ये वही चीज है कि दैट इज और ओलियम डालेंगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, सल्फ। अब इस वाले एसिड का नाम आपको याद नहीं होगा, वैसे नाम है इसका सल्फेनिलिक एसिड। इस सल्फेनिलिक एसिड में फिर मैंने NaOH डाला H पॉजिटिव के साथ, तो किसका फॉर्मेशन हो गया, दैट इज और फिनॉल। अगर इन्होंने एक बीच में स्टेप नहीं लिखा है, दैट इज और फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन, जो ऊपर बना हुआ है बिल्कुल उसी की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन भी बनेगा, फिर जाकर के ये बनेगा। इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है। फिर इन्होंने लिखा है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट में HNO2 रिएक्शन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में अगर मैंने गर्म पानी डाला तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। यही सेम रिएक्शन हमने एक और चैप्टर में पढ़ी है, एक तो अमीन्स में पढ़ेंगे अभी आगे, तब भी हम देखेंगे इसी सेम रिएक्शन को। फिर क्यूमिन का निमोनिक्स मैंने आपको बहुत अच्छे से याद करा था, ओ कमीने फिनॉल अल्कोहल और एसीटोन निकाल दे, मैंने ऐसे करके पढ़ाया था, आपको याद होगा। अब देखो यहाँ पे जो नॉर्मली CH3 ग्रुप था, इस वाले में मैं ऑक्सीजन डालूंगी तो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएंगे, ये जो एक खाली सा हाइड्रोजन बच जाएगा। अब देखो ये CH है, मैं एक बार स्ट्रक्चर भी बना देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब देखो ये H फ्री है, अब इस H के बीच में हम इस 2 ऑक्सीजन के बॉन्ड को जोड़ देंगे, और जैसे जोड़ेंगे तो हमारे इस वाले स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसमें अगर H पॉजिटिव और वाटर डालूंगे तो क्या बन जाएगा, आपको फिनॉल बन जाएगा। और साथ में क्या निकाल रहा है, कमीने फिनॉल निकालेगा, एसीटोन और वो तो फिनॉल तो निकाल दिया, अब क्या निकालेगा, एसीटोन निकालेगा। फिजिकल प्रॉपर्टी खुद से पढ़ना। केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है, अब ये वही कहते हैं कि अल्कोहल में मेनली यही लिखा होगा कि अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होती है, और बिल्कुल होती है क्योंकि इसमें O भी है और H भी है, और वो वाटर के साथ आसानी से बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। फिर इन्होंने लिखा है केमिकल रिएक्शन यही लिखा है कि OH ग्रुप के बीच में होगी। अगर एसिडिटी, अगर कोई भी चीज एसिडिक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कोई एसिडिक है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो तुरंत से पहले H पॉजिटिव आपका रिलीज करके दे रहा है, और अगर वो रिलीज करके दे रहा है तो 100% क्या होगा, एसिड हुआ। तो इसमें भी वही
बिल्कुल वेस्ट है, ये वाली रिएक्शन पे वेस्ट है। फिनॉल रिएक्ट्स विद एक्वस NaOH के साथ, क्या बनाएगा? फिनॉक्साइड आयन। फिर इधर मूव करेंगे, इधर साइड वाली रिएक्शन क्या कह देते हैं? एसिडिटी ऑफ द अल्कोहल। तो एसिडिक करेक्टर जो होता है वो आपका इस वाले का ज्यादा होगा। इस वाले का ज्यादा क्यों होगा? आप देखो, इसके पीछे जो आपका जस्ट वेट, इसके पीछे जो आपका ये वाला एल्काइल वाला ग्रुप लग रखा है, वो इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिया ड्यू टू योर प्लस आई इफेक्ट। इसमें 2 है तो इसमें 2 का प्लस आई इफेक्ट लगेगा, और इसमें 3 है तो इसमें आपके 3 का प्लस आई इफेक्ट लगेगा, राइट। अब देखो जितना कम, अब देखो जितना ज्यादा मैं इसमें इलेक्ट्रॉन कम दूंगी ऑक्सीजन पे, उतना ही तो जितना भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी कम होगी ऑक्सीजन पे, उतना ही तेजी से मेरा हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? बाहर की तरफ जाएगा। और एसिडिक करेक्टर का काम ही क्या है कि जितने तेजी से मेरा हाइड्रोजन रिलीज हो जाए, वो प्रोसेस उतना ही अच्छा होता है। फिर अब ये देखो, ये वाला रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अब ये कॉन्जुगेशन करने मत बैठना, अब तो बिल्कुल टाइम नहीं रहा है, लेकिन कोई नहीं, आपको आता होगा वैसे तो, आई होप। नेक्स्ट इन्होंने बोला अल्कोहल हो जाएगा, अल्कोहल और एसिड को मिला दो तो किसका फॉर्मेशन होता है? एस्टर का। और अगर एस्टर में मैं अगर OH नेगेटिव डाल दूं तो फिर किसका फॉर्मेशन होता है? अल्कोहल और एसिड। इसलिए ये रिएक्शन कैसे होती है? रिवर्सिबल। और ये रिएक्शन आपको पता नहीं होगा कि जो वाटर फॉर्म हो रहा है वो साथ ही साथ हम निकालते जाते हैं जैसे जैसे हम इस रिएक्शन को करते हैं, क्योंकि अगर ये वाटर रुक गया ना तो ये फिर रिवर्स रिएक्शन जरूर से शो कर देगा, इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है ये। अब ये है हमारा सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड में हमने डाला हुआ है आपका एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, बिल्कुल। अब देखो एक बार फिर भी मैं बता देती हूँ। देखो अब बच्चों को क्या होता है कि एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला जो होता है वो एग्जाम में भूलते हैं, तो आप ये वाला स्ट्रक्चर बनाओ तो आप नहीं भूलोगे। फिर इसमें आप अपने हिसाब से बॉन्ड इसमें तोड़ना। मैंने सिखाया था आपको कि एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, एक बॉन्ड वहां से टूटेगा, जो वहां से टूटा है वो यहाँ से यहाँ पे जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से H पॉजिटिव रिलीज हुआ है, जो दूसरा वाला है वो इस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेगा। इस एस्प्रिन का फॉर्मूला भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो आपको याद होना चाहिए। फिर इन्होंने लिखा है, देखो ल्यूकास रेजेंट वाला जो मैं अभी आपको टर्बिडिटी वाला फॉर्म कर रही थी, तो टर्बिडिटी जो होती है वो हमेशा किस डिग्री वाले अल्कोहल से फॉर्म होती है? दैट इज और 3 डिग्री वाला अल्कोहल। 3 डिग्री वाला अल्कोहल जो टर्बिडिटी होता है विद इन सेकंड फॉर्म करेगा, और 2 डिग्री वाला जो होता है 5 मिनट लगाएगा, और जो 1 डिग्री वाला है उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, वो कितने में भी दे सकता है। फिर इन्होंने बोला रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड। फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड के साथ ये भी हम पीछे से पढ़ के आए थे। फिर डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। डिहाइड्रेशन क्या कहता है? डिहाइड्रेशन कहता है कि H2SO4 के प्रेजेंट में जितना भी वाटर का मॉलिक्यूल है वो चीज मैं ले जाऊंगी, और जब वो ले जाऊंगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे? आपका किस चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा? एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसमें भी आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, आपका OH ग्रुप लगाया और यहाँ पे क्या लगाया? H लगाया, तो ये वाटर निकलेगा, और आपका 2 वैलेंसी जो होगा वो फ्री रेडिकल की तरह ऐसा निकलेगा, और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? योर डबल बैंड बॉन्ड। फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे अल्कोहल हो जाएगा। अल्कोहल के अंदर अगर मैंने CrO3 डाला है तो आपका फॉर्मेशन होता है एल्डिहाइड का, लेकिन अगर CrO3 के साथ मैं यहाँ पे H2SO4 डाल देती तो इसमें फिर फॉर्मेशन हो जाता है आपका किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का, क्योंकि H2SO4 हर जगह स्ट्रॉन्ग होता है। फिर अगले वाले में मैंने यहाँ पे डाला है PCC डाला है, दैट इज पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट डाला हुआ है, इसमें से भी यही सेम वाली रिएक्शन होगी। फिर CrO3 अगर डाला है तो अगेन सेम रिएक्शन का फॉर्मेशन होगा, दैट इज योर अल्कोहल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। मूव ऑन करेंगे, अगर मैंने यहाँ पे कॉपर डाला है एट 573 केल्विन, ये वाली भी रिएक्शन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इस वाले में देखो तो कॉपर हो जाएगा, और यहाँ पे 573 अगेन डाला है, तो देखो यहाँ पे तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। और हमें पता है कि 3 डिग्री वाला जो होता है ड्यू टू योर स्टेरिक हिंड्रेंस वाला रीजन, ये जो होता है वो हमेशा हमेशा ध्यान रखना कि 3 डिग्री वाले के साथ तो हमेशा नाइंसाफी होती है। और नाइंसाफी क्या होती है कि वो अगर वो 3 डिग्री है तो वो हमेशा एल्कीन का ही फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि इसके स्टेरिक हिंड्रेंस इतनी ज्यादा होती है, और जो भी मॉलिक्यूल इस पे अटैक भी करना चाहता है तो ये इतनी तेजी से उसको रिपेल करता है ना कि वो मॉलिक्यूल एकदम जाके गिरता है। तो इसी वजह से इसका आंसर क्या चला जाएगा? आपका ये वाला एल्कीन का ही फॉर्मेशन होगा, लेकिन 2 डिग्री वाला जो होता है, 2 डिग्री वाला थोड़ा हद तक ठीक होता है, तो इसलिए वो कीटोन का फॉर्मेशन कर लेता है, लेकिन 3 डिग्री वाला और 4 डिग्री वाला कभी भी नहीं फॉर्मेशन करेगा। फिर इन्होंने बोला हुआ कि दैट इज और नाइट्रेशन हो जाएगा। नाइट्रेशन वाला रिएक्शन, दैट इज और अल्कोहल जो है वो यहाँ पे OH ग्रुप कैसा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया तो बस, तो फिर तो बचा ही क्या? फिर ऑर्थो ऑर्थो और पैरा। बस ध्यान रखना कि ये है डाइल्यूट, अगर मैंने कंसंट्रेटेड डाल दिया तो स्ट्रॉन्ग होगा, तो आपका ये फिर 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, दैट इज ऑफ पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड के नाम से भी आप इस रिएक्शन को लिख के आना। अब कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला हुआ है हमने यहाँ पे, तो कंसंट्रेटेड डाला हुआ है तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा? मतलब धीरे धीरे करके देखो यहाँ पे इनका, ये आपको थोड़ा सा समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं बताती हूँ करा क्या इन लोगों ने। अब देखो अगर बीच वाला प्रोडक्ट है वो अगर मैंने नहीं फॉर्म करा, मैंने क्रॉस लगा दिया, ठीक है, और डायरेक्टली इस रिएक्शन को आगे कर दिया, तो ये रिएक्शन तब भी मानी जाएगी। इसलिए मानी जाएगी क्योंकि मैं यहाँ पे H2SO4 ले रही हूँ, और HNO3 की जितनी भी रिएक्शन है उसमें मैं हमेशा H2SO4 डाल के लेती हूँ। और ऐसा क्यों करती हूँ वो भी मैंने आपको अपने लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया था कि ऐसा क्यों होता है, तो आप उस लेक्चर को जरूर देखना, वो आपका एल्डिहाइड वाला आई थिंक लेक्चर होगा। फिर इन्होंने बोला हेलोजिनेशन।
रिएक्शन हेलोजिनेशन, ये अगेन डोनेटिंग है, ऑर्थोपैरा फिर डालेंगे, लेकिन अगर मैं ब्रोमीन वाटर डाल दूं तो 246 ट्राइब्रोमोफिनॉल हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन करेगा और ये वन ऑफ द टेस्ट है फॉर योर अल्कोहल। अगला है कोलैब रिएक्शन, रीमन टीमन रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शन को तो हमने यू लपेटा था। अब कैसे लपेटा था? वो ऐसे लपेटा था कि कोलैब कोलैब चाचा की क्या थी? कोलैब चाचा की कार और रीमर ताऊ के आलू, है ना, ऐसे करके करा था ना। कोलैब चाचा की कार, कार इन द सेंस वी आर टॉकिंग अबाउट योर कार्बोक्सिलिक एसिड का मैं यूज कर रही हूँ, एंड रीमर ताऊ के आलू, आलू इन द सेंस के बाद में जाकर के किसका फॉर्मेशन करेंगे? एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेंगे। यही इसकी मेन रिएक्शन थी। ये देखो NaOH वाली रिएक्शन हम अभी तक क्या फॉर्म करते आए? फिनॉक्साइड, फिर उसके बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड और H पॉजिटिव हो जाएगा, फिर सैलिसिलिक एसिड हो जाएगा। तो आप भी ऐसे याद करके जा सकते हो कि कोलैब चाचा की कार, कार इन द सेंस ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे भी जो होगा वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। फिर अगला रीमन टीमन रिएक्शन में भी आप याद कर सकते हो, रीमन ताऊ के आलू, रीमन ताऊ को तो आलू ही पसंद है तो वो तो आलू ही खाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या डाला? पहले क्लोरोफॉर्म डाला, फिर यहाँ पे डाला ONA, दैट इज और CHCl2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर यहाँ पे NaOH हो जाएगा, एंड ऐसे करके हम मूव करते जाएंगे। एनसीईआरटी में इसकी पूरी नीचे नेमिंग लिख रखी है, अगर आपको याद नहीं होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका IUPAC पे भी नेम लिख के आओगे तो वो भी रिप्रेजेंटेशन वाइज तो अच्छा होगा और आपको मार्क्स भी फिर अच्छे मिलेंगे। जिंक डस्ट, ये वाली रिएक्शन तो हम आपके 11 से ही पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज योर फिनॉल में अगर मैं जिंक डालूंगी तो इसका डिहाइड्रेशन होगा, और डिहाइड्रेशन हुआ कुछ ऐसा कि इसमें से जो हमारा OH वाला ग्रुप था वो बाहर निकल गया। अब इसमें मैंने क्या डाला हुआ है? Na2Cr2O7 डाला हुआ है, किसके साथ? H2SO4 के साथ। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? दैट इज योर बेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर यहाँ पे अगर मैं देखूं आगे रिएक्शन, तो दैट इज अ प्रिपरेशन ऑफ कमर्शियली इंपॉर्टेंट एल्कोहल हो जाएगा। कमर्शियली इंपॉर्टेंट एल्कोहल ये भी आपके एनसीईआरटी की वही जो एक बड़ा सा पेज पे जिसमें मैंने पूरे पेज पे स्टार स्टार मार्क करा था, ये वही वाली रिएक्शन है कि जिसमें हमने यहाँ पे क्या ले रखा है? कार्बोनाइल कंपाउंड, इसके अंदर जिंक OCr2O3 डालूंगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर हमने यहाँ पे शुगर ले रखा है, शुगर में वाटर डालेंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज और बायोमोलिक्यूल्स का रिएक्शन। आज हमने बायोमोलिक्यूल्स के रिएक्शन की भी सारी रिएक्शन ली है क्योंकि ये सीरीज है किसकी? केमिकल नेमिंग रिएक्शन की। तो इन्होंने बोला है C6H12O6 हो जाएगा, इसमें जाइमेज डालूंगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? अल्कोहल। यहाँ पे इथेनॉल हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। फिर इन्होंने बोला है इथेनॉल, अब ये लाइन खुद से पढ़ना, आपको समझ आ रही होगी। फिर इन्होंने बोला डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, कॉमन सी रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसलिए है ये रिएक्शन क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि जो आपका Br है यहाँ पे जो लग रखा है वो तो आप पॉजिटिव नेगेटिव तो कर लोगे, ये इतना तो सबको पता होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव करना है, लेकिन मेन बात मैं आपको बता दूं कि आपका जो ये Na वाला ग्रुप है वो कुछ भी हो सकता है, चाहे 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, कुछ भी हो, ये रिएक्शन में कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरा हेलो एल्केन जो होगा वो ये 1 डिग्री या 2 डिग्री होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हुआ हो तो वो रिएक्शन नहीं होगी, नहीं होगी। इस बारे में बच्चों को पता नहीं होता है और बोर्ड क्या करेगा? 3 डिग्री का दे दिया इसने आपका हेलो एल्केन और आपने वहीं पे रिएक्शन करके दिखा दिया और आपके मार्क्स गए। तो ऐसे नहीं करना। फिर इन्होंने बोला है केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, क्लीवेज हो जाएगा। HI का क्लीवेज कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं है और कभी भी जब से मैंने जाना है कि बोर्ड नाम की चीज होती है तब से तो ये वाला रिएक्शन नहीं आया है, आपके मैकेनिज्म पे बेस्ड नहीं आया है। बेशक से ऐसे रिएक्शन आया हो लेकिन मैकेनिज्म पे बेस्ड रिएक्शन कभी नहीं आया है। फिर आगे मूव ऑन करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये लिखते हैं दैट इज और मैकेनिज्म, ओ ये वही आई वाला रिएक्शन का ही पूरा पार्ट लिखा हुआ है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा और इसमें मैंने आपको वैसे कार्बोकेटाइन से फॉलो करवाया था। कार्बोकेटाइन से कैसे बताया था कि अगर मान लो कि कार्बोकेटाइन जहां पे जितना ज्यादा स्टेबिलिटी के साथ फॉर्म हो रहा है उसी के साथ आपको आई लगाना है, उस तरीके से आप करोगे तो आपका रिएक्शन हो जाएगा। और आपको डिटेल में जानना है एकदम शॉर्ट ट्रिक में तो वो भी मैंने आपको अपने ही लेक्चर में बता रखा है, तो आप वहां पे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज की इस चैप्टर से देख सकते हो, समझ सकते हो। फिर इन्होंने बोला हेलोजिनेशन रिएक्शन, दैट इज आपका ये एनिसोल था। एनिसोल में अगर मैंने ब्रोमीन डाला है किसके साथ? इथेनोइक एसिड के साथ, तो किसका फॉर्मेशन होता है? एक ऑर्थो वाला बनेगा, एक पैरा बनेगा। फिर फ्रीडम क्राफ्ट रिएक्शन था, इसमें अगर मैंने क्या डाला हुआ है? आपको क्लोरोफॉर्म डाला हुआ है एनहाइड्रस ClCl3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CH2, तो आपको कौन सा बन रहा होगा? एक ऑर्थो वाला बन रहा होगा, एक पैरा वाला बन रहा होगा, बस यही था। फिर एसाइलेशन रिएक्शन, CH3C डबल बॉन्ड हो जाएगा, इसमें वही हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, इस केस में भी वही फॉर्मेशन हो जाएगा। जब वो है ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो बच्चा उसी के साथ भी उसके साथ भी हम ऐसे करेंगे, ठीक है जी। अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। फिर नाइट्रेशन वाले के साथ भी सेम रिएक्शन होगा, सेम मेथड होगा। बढ़िया। अब आया हमारा वन एंड ओनली दैट इज एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे तो नेमिंग रिएक्शन भर भर के आती है। मैं ये कहूंगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस चैप्टर को तो आप छोड़ भी नहीं सकते, सोच के भी नहीं छोड़ सकते। तो इन्होंने बोला है आपका एसाइल क्लोराइड हो जाएगा। एसाइल क्लोराइड मैंने यहाँ पे ले रखा है, उसमें अगर मैंने
फोसोफोर भी पैलेडियम और बेरियम सल्फेट डाला। पैलेडियम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इसे माइल्ड करने के लिए, माइल्ड ऑक्सीडेशन करने के लिए मैंने यहाँ पे किसका ले रखा है, आपका बेरियम सल्फेट ले रखा है। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट इज योर आपका एल्डिहाइड हो जाएगा। इसी का नेमिंग रिएक्शन हो जाएगा रोजनबर्ग रिएक्शन। देख रहे हो मैंने किस तरीके से एक पेज में ही आपको सब चीज करवाया हुआ है, और एक पॉइंट दिखा दो कि कौन सा पॉइंट छूटा है अदर देन आपकी एनसीईआरटी की थ्योरी। ठीक है, वो वाली थ्योरी तो मैंने आपको पढ़ाई थी एनसीईआरटी में। अब आप कहो कि वो एनसीईआरटी थ्योरी नहीं है, तो हाँ वो चीज नहीं है, लेकिन स्टिल फिर भी जो आपके नोट्स है ये वाले बहुत अच्छे हैं, आपको अच्छे लगेंगे। फिर आर साइनाइड हो जाएगा, इसमें मैंने क्या डाला हुआ, थाइनल क्लोराइड, यहाँ पे HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। पहले ये कंपाउंड बनेगा, दूसरा ये बनेगा। ध्यान रखना स्टीफन रिएक्शन जो होता है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है, इवन डायबल एच से भी स्ट्रॉन्ग होता है। और स्टीफन सयाना एल्डिहाइड बन गया, याद आया कुछ, निमोनिक्स ऐसा ही पढ़ाया था ना मैंने, ये वही वाला निमोनिक्स है। फिर इन्होंने बोला डाइबल एच, देखो डाइबल एच का नाम लिया और डाइबल एच ही हाजिर हो गया। बताओ कितना अच्छा नसीब है इस डाइबल एच का। तो डाइबल एच ने फिर इस साइनाइड को किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, एल्डिहाइड। ये सारे ही जो होते हैं वो आपका रिडक्शन ही फॉलो करते हैं, इसलिए इस डाइबल एच ने भी इस चीज को जो है वो आपको रिड्यूस करके दे दिया। आप देखो यहाँ पे भी वो रिडक्शन करेगा, यहाँ से जो आपका ये वाला बॉन्ड कौन सा कहलाओगे इसको, इस वाले बॉन्ड को हम कहेंगे ईथर वाला बॉन्ड। ईथर वाले बॉन्ड के साथ इसने किसका फॉर्मेशन, ईथर वाला नहीं, आई थिंक ये एस्टर वाला बॉन्ड है, और एस्टर वाले बॉन्ड को भी इसने यहाँ से ब्रेक डाउन करके क्या कर दिया, इसका भी रिडक्शन करवा दिया। इटार रिएक्शन, इटार रिएक्शन मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। इटर क्या पढ़ाया था, टोलू गया बाजार क्रॉकरी लाने, वहीं जाकर फिर उसने क्या किया, पानी पिया। अब टोलू कौन हो गया, हमारा टोलिन हो गया, और वो बाजार गया, बाजार जाएगा तो क्रॉकरी लेके आएगा। क्रॉकरी इन द सेंस आपका CrO2Cl2 वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा, और वहां पे जाकर के उसने क्या किया, पहले तो ये मॉलिक्यूल बन गया, वेल एंड गुड। फिर उसके बाद उसने पानी पिया, पानी पिया तो किसका फॉर्मेशन हो गया, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। गेटरमैन कोच रिएक्शन में क्या होता है कि आपका बेंजीन रिंग है, उसमें मैंने कार्बोनाइड डाला है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, आपका एल्डिहाइड। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, कीटोन का प्रिपरेशन करने के लिए कैडमियम क्लोराइड है, कैडमियम क्लोराइड का किस तरीके से पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, ये सब मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो आप अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आप वहां पे जाके देख सकते हो, क्योंकि अगर मैं अभी आपको ये पढ़ाने लग जाऊँ तो कम से कम आपके 5 से 10 मिनट और लग जाएंगे। तो इन्होंने बोला RMgX हो जाएगा, कैडमियम क्लोराइड डालूंगी तो इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। मूव ऑन करेंगे, सेम रिएक्शन है दोनों, कोई इसमें नई वाली रिएक्शन है नहीं। फिर इन्होंने बोला फ्रॉम नाइट्राइल, अगर मैंने नाइट्राइल ले रखा है उसके अंदर क्या डाला हुआ है, फिनाइल MgBr डाला हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ईथर डाला हुआ है तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट इज CH3 हो जाएगा, फिर C हो जाएगा, फिर डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका NMgBr हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा। फिनॉल के अंदर फिर मैंने अगर HCO पॉजिटिव डाला है तो HCO पॉजिटिव जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, और स्ट्रॉन्ग होता है तो इसने तुरंत से पहले क्या बना दिया, आपका यहाँ पे कीटोन बना दिया, क्योंकि ये वैसे भी 2 डिग्री का कार्बन था तो इसलिए होगा। और ये साइनाइड का अगर देखो आप कन्वर्जन वाले क्वेश्चन तो कल करोगी, तो कन्वर्जन में अगर आपको स्टेप अप रिएक्शन की कहीं भी नीड हो तो वहां पे आप साइनाइड को ढूंढो और वो रिएक्शन आपके लिए स्टेप अप अपने आप बन जाएगी। अभी कार्बोक्सिलिक एसिड में हम दूसरा मेथड भी पढ़ेंगे, तो वहां पे फिर आपको और अच्छे से समझ आएगा। फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, तो कॉमन रिएक्शन है। फिर आगे मूव ऑन करेंगे, आप देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पे भी वही पॉजिटिव नेगेटिव वाला केस चलेगा। जितनी ज्यादा नेगेटिविटी वो स्टेबल होगी वो उसी के पास जाएगा, उसी पे बेस्ड है ये एडिशन ऑफ NaHCO3। अब NaHCO3 में बच्चों को क्या होता है, देखो ये रिएक्शन तो कोई भी कर लेगा, लेकिन जो आपको डाउट होता है मैं वही समझाऊंगी ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे SO3H हुआ, यहाँ पे ONA हुआ, तो फिर इसको ऐसे क्या पड़ी हुई थी कि Na ऊपर चला गया और H नीचे आ गया, ये ऐसा क्या पड़ा हुआ था इसको। तो अगर देखूं मैं तो जो आपका HSO3 होता है उसे क्या कहती हूँ मैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करने वाला एजेंट होता है। तो ये H पॉजिटिव जब स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, तो इसने अपना H पॉजिटिव जैसे ही रिलीज करा एंड इन्हें देखा कि नेगेटिव चार्ज दूसरे वाले के पास ज्यादा थे, 3 ऑक्सीजन थे इसके पास, तो तुरंत से पहले ऊपर चला जाएगा और H जो होगा वो हमारा नीचे आ जाएगा, क्योंकि H को O पसंद है और O को H पसंद है। फिर बस और क्या बात होगी। फिर इन्होंने बोला है यहाँ पे एल्डिहाइड हो जाएगा। जितना भी ये थ्योरी लिखा हुआ आप पढ़ लेना, ज्यादा लाइन है नहीं और उतना मुश्किल भी नहीं है। फिर इन्होंने बोला एल्डिहाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो मेरा एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड में मैंने अल्कोहल डाला तो किसका फॉर्मेशन होना चाहिए था यहाँ पे आपका, देखो ये बीच वाली रिएक्शन तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लो एक बार, यहाँ पे एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड मतलब एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल डालूंगी, यहाँ पे इसका 1 मोल ले रखा है ना, एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल डालूंगी तो आपका हेमी एसिटल बनेगा। अगर 2 मॉलिक्यूल डाल दूं आपका अल्कोहल को तो यहाँ पे एसिटल बनेगा। बी रिमेंबर दिस रिएक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि ये पूछ लेते हैं। फिर अगला कीटोन वाला रिएक्शन हो जाएगा। कीटोन वाले रिएक्शन ने तो मतलब वो मचा रखी है कि यहाँ पे जो होगा ये फिर इन दोनों का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन रहते हैं, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है, यहाँ से वाटर निकलता है और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाता है, कीटल का फॉर्मेशन हो जाता है।
यही रिएक्शन इन्होंने नीचे थोड़ा डिटेल में बताया। फिर आगे मूव ऑन करेंगे। ये वाला टेबल जो था वो एनसीईआरटी का टेबल है और बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। अमोनिया हो जाएगा, दैट इज और NH3 था, NH3 वाले मॉलिक्यूल को वो करूंगी तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। और ध्यान रखना इसमें भी मैंने कुछ नहीं करा है, इसमें भी मैंने किस चीज को निकाला है, आपके वाटर वाले ग्रुप को ही निकाला है। अमीन वाले में से अगर मैंने NH2 वाले में से करा तो आपका स्किप बेस का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर ऐसे हाइड्रोक्सिल अमाइन से ऑक्साइम बन जाएगा। हाइड्रोक्सिल अमाइन जो होता है वो ये वाला ग्रुप है। और फिर अगर मैं इसका रिडक्शन मतलब इसमें से वाटर निकालू तो मेरे किसका फॉर्मेशन हो जाता है, ऑक्साइम का। हाइड्रोजीन में ऐसे ही आपका वाटर निकालो तो हाइड्रोजोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। 2,4-DNP टेस्ट किसका होता है, एल्डिहाइड और कीटोन का, सिर्फ इतना ही ध्यान रखो। सेमी कार्बोजाइड टेस्ट हो जाएगा, सेमी कार्बोजोन का फॉर्मेशन कर देगा। मैं ये कहती हूँ कि सेमी कार्बोजोन का फॉर्मेशन कर दिया। अब मैं एक बात बताती हूँ आपको जो कि आपको पता नहीं होगी और आई थिंक कुछ बच्चों को पता भी होगी कि सेमी कार्बोजाइड ऐसी क्या इसको पड़ी। इसके पास तो 2 NH थे, एक इधर वाले NH थे, एक इधर वाले NH थे, तो फिर इसको ऐसे क्या पड़ गई कि मैं कौन सा NH लूं, इसको ऐसा क्या पड़ा कि मैं ये वाला NH लूं या फिर ये वाला NH लूं। तो ऐसा पड़ा, ऐसे याद रखो कि जब दो नेगेटिव है यानी नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो जब दो इलेक्ट्रॉन है, जब दो मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन भर भर के, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और जैसे ही वो रिपेल करेंगे तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, एनहेंस हो जाएगी। और जैसे ही रिएक्टिविटी एनहेंस हुई बस, तो फिर बस जब बॉन्ड जब इनके बीच में स्ट्रॉन्ग है ही नहीं तो टूटने के लिए तो यही आएंगे ना पहले। अब यहाँ पे तो चलो फिर भी स्टेबल है, कहाँ ऑक्सीजन उतना दूर, कहाँ ये नाइट्रोजन इतना दूर, कहाँ हो पाएगा बॉन्ड। और वैसे भी अलग अलग मॉलिक्यूल है तो उतनी दुश्मनी तो होगी नहीं, एकदम जान पहचान वालों के अंदर ज्यादा दुश्मनी होती है, तो इसलिए ये वाला बॉन्ड जो होगा वो यहीं से फॉर्म होगा, 2 NH के साथ होगा। रीजन लिख के आ जाना, दैट इज ड्यू टू वेरी वेरी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चार्ज, दे विल रिपेल टू ईच अदर एंड इफ दे आर रिपेलिंग टू ईच अदर देन व्हाट विल हैपन, देन बॉन्ड विल फॉर्म, दे आर सो मच रिएक्टिव। फिर इसके आगे ही मूव ऑन करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जिंक Hg दे रखा है, HCl दे रखा है, यहाँ पे हो जाएगा। ये वैसे भी आपका कौन सा रिडक्शन है, क्लेमेंसन रिडक्शन। ये वाला PDF ऐसा है कि आपको नेमिंग के साथ सब चीज मेंशन कर रखा है। वोल्फ-किश्नर रिएक्शन, वोल्फ-किश्नर रिएक्शन में क्या होता है कि जो भी आपका एल्डिहाइड है उसमें मैंने NH2 डाला हुआ है, HCl डाला हुआ है। यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, हाइड्रोजन मतलब वाटर के फॉर्मेट में ये वाला हाइड्रोजन हटाओगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। फिर KOH डालेंगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा। फिर इन्होंने बोला ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन। अब देखो ये ऊपर वाली लाइन तो आप खुद ही पढ़ना, लेकिन ये बता देती हूँ मैं। टोलेंट टेस्ट, टोलेंट टेस्ट जो होता है वो स्पेशली आपके लिए किसके लिए होता है, एल्डिहाइड के लिए होता है, ध्यान रखना। फेलिंग तो मैं कभी कभी कहूंगी कि कुछ कुछ केसेस में जो होता है, जो फेलिंग होता है वो आपका कीटोन के साथ भी रिएक्ट कर देता है, लेकिन टोलेन जो है वो एकदम प्योर है, वो हमेशा एल्डिहाइड के साथ ही रिएक्शन करेगा। और एल्डिहाइड का भी क्या कर देगा, वो ऑक्सीडेशन कर देगा और साथ में सिल्वर का फॉर्मेशन कर रहा होगा। एक्चुअली क्या होता है कि जिस सरफेस पे मैं रिएक्शन शो करती हूँ उस पर क्या हो जाती है, सिल्वर की कोटिंग हो जाती है। और सिल्वर की कोटिंग हो जाती है तो इसलिए मैं इसे सिल्वर टेस्ट भी कह देती हूँ, किसी किसी बुक में सिल्वर टेस्ट भी लिखा रहता है। फिर इन्होंने बोला फेलिंग टेस्ट, फेलिंग टेस्ट में वही सेम रिएक्शन है, वही रेड ब्राउन PPT फॉर्मेशन हो जाएगा। C2O वाला मॉलिक्यूल हमने कहाँ पे पढ़ा था, कोरोजन के केस में भी पढ़ा था। ये वही वाली चीज है कि कॉपर का ऑक्सीडेशन इज योर कोरोजन वाला रिएक्शन, ये वाली भी चीज हमने बहुत अच्छे से वहां पे पढ़ी थी। हेलो फॉर्म का रिएक्शन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन। अगर मैंने इस हेलो फॉर्म को जस्ट वेट, यहाँ पे अगर मैंने जो आपका कीटोन था उसका क्या कर दिया, उसमें अगर X2NaOH डालो तो इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन हेलो फॉर्म जो है वो उसी को मैं आयोडो फॉर्म कह देती हूँ, दूसरा नाम है हेलो फॉर्म। इन्होंने इसलिए मेंशन करा है कि अगर मान लो इस X की जगह कोई सा भी मॉलिक्यूल हो सकता है, दैट इज क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। मैं एक बात बता दूं, ये रिएक्शन तब होगी जब मेरे पास क्या प्रेजेंट होगा, अल्फा मिथाइलेटेड ग्रुप प्रेजेंट होगा। अगर मेरे पास अल्फा मिथाइलेटेड ग्रुप प्रेजेंट है ना तभी मैं इस रिएक्शन को करूंगी, अगर नहीं प्रेजेंट है तो ये रिएक्शन कभी नहीं होगी। और मैं एक चीज आपको एक और बात बताती हूँ जो कि आपको शायद पता नहीं होगी, वो ये बात है कि अगर मान लो मेरे पास अल्कोहल है तो अल्कोहल के केस में आपकी अल्फा वाली पोजीशन ये कहलाती है, राइट। अगर लेकिन मेरे पास एल्डिहाइड या कीटोन है तो अल्फा वाली पोजीशन जो कि आपका कीटोन वाला कार्बन ग्रुप वाला है उसी को मैं अल्फा बोलूंगी। लेकिन आपके अल्कोहल के केस में हमेशा दूर वाला ही होता है, ये वाला कभी मत आप अल्फा मानना। ये चीज कंफ्यूजन होती है बच्चों को और वो रिएक्शन गलत करके आ जाते हैं, ऐसा नहीं करना। फिर इन्होंने बोला रिएक्शन हो जाएगा ड्यू टू द अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन की वजह से, दैट इज और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, इसकी भी कंडीशन क्या होती है, अल्फा मिथाइलेटेड। देख रहे हो जितने भी आपके एल्डिहाइड वाले चैप्टर है उसमें सारे के सब सबकी नीड ही के अल्फा मिथाइलेटेड दो और रिएक्शन करवा लो। तो इन्होंने वही बोला है कि एल्डिहाइड हो जाएगा, फिर इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे OH ग्रुप लग जाएगा, OH ग्रुप में फिर हीट करूंगी तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, आपका एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर यहाँ पे देखो आपका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या कहता है कि आपका जो होगा, मतलब जब मेरे को दो डिफरेंट मॉलिक्यूल दे दे और उनके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन भी हो, यहाँ पे देखो है ना अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर एक के पास भी मिथाइलेटेड ग्रुप है या फिर अल्फा हाइड्रोजन है तो रिएक्शन दे देगा। लेकिन क्रॉस
का मतलब ये क्या होता है कि दो कंपाउंड जो है वो मैं बिल्कुल अलग अलग ले रही हूँ। ये क्रॉस एल्डोल जो होता है वो 4 प्रोडक्ट फॉर्म करता है एनसीईआरटी के हिसाब से, और ये 4 प्रोडक्ट जो वो फॉर्म करता है ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से अपने वन शॉट के लेक्चर में बताया था, उसी पे बेस चाहिए। अब इसमें OH ग्रुप डालूंगी तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैडीजारो रिएक्शन उन वाली रिएक्शन पे होता है जिसपे अल्फा ग्रुप जो होता है वो प्रेजेंट एब्सेंट रहता है। अल्फा मिथाइलेटेड ग्रुप जब वो एब्सेंट है तो फिर वो क्या बनाएगा, आपका अल्कोहल बनाएगा और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन कर देगा, वन एंड ओनली। मतलब ये ध्यान रखना कि ये एल्डिहाइड होगा तो एक बार ऑक्सीडेशन करेगा तो अल्कोहल बनाएगा, और दूसरे बार और भी ज्यादा मतलब रिडक्शन करेगा तो अल्कोहल, और ऑक्सीडेशन करेगा तो दैट इज योर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मूव ऑन करेगा, अगली वाली रिएक्शन बहुत ईजी है। आगे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड आया तो उसको बुलाओ, फिर आगे चलते जाओ। तो इन्होंने बोला है कि हमारे यहाँ पे क्या चीज लिखा हुआ है कि आपका अल्कोहल दे रखा है, अल्कोहल में अगर मैंने एल्कलाइन KMnO4 डाला H3O पॉजिटिव के साथ, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाता है, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर यहाँ पे अगर मैंने देखो अगेन अल्कोहल डाला तो इसमें मेरा किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान रखना ये जोन्स रिएजेंट जो होता है वो ज्यादातर मैं से लंबी वाली रिएक्शन पे ही करती हूँ। ये जो है वो जो है इन्होंने वैसे नाम नहीं लिखा है, एनसीईआरटी में नाम लिखा हुआ डेकेनॉल के नाम से, और ये डेकेनोइक एसिड के नाम से है, राइट। तो इन्होंने बोला है फ्रॉम एल्काइल बेंजीन हो जाएगा, दैट इज और CH3 था, इसमें अगर मैंने KMnO4 डाला, KMnO4 आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करने वाला एजेंट, दैट इज और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ये करवाएगा, और रिड्यूसिंग एजेंट है तो फिर क्या बना देगा, कूक बना देगा। कूक में अगर मैंने H3O पॉजिटिव डाला तो इसने तुरंत क्या बना दिया, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। बी रिमेंबर कि आप जो KMnO4 आपको चाहे यहाँ पे कितनी भी डिग्री दे दे, अब देखो यहाँ पे 2 डिग्री थी, यहाँ पे कार्बन की 1 डिग्री थी, कितनी भी डिग्री दे दे स्टिल ये हमेशा किसका फॉर्मेशन करता है, कूक का ही फॉर्मेशन करेगा। फिर आगे हम देखें यहाँ पे रिएक्शन इन्वॉल्व्स विद OH ग्रुप, ये थोड़ा सा अब मतलब और कार्बोक्सिलिक एसिड की यहाँ पे इन्होंने रिएक्शन ले रखी है। तो यहाँ पे देखो अगर मैंने यहाँ पे क्या ले रखा है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड था, उसमें अगर मैंने Na डाला तो पॉजिटिव नेगेटिव का केस खेलो और आंसर निकाल लो। फिर सेम इस वाले में भी यही होगा, इसमें भी यही होगा। इसमें ध्यान रखना कि आपका Na जो होगा वो यहीं पे रह जाएगा। Na से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, हाइड्रोजन रिएक्टिव है। हाइड्रोजन को जैसे दिखा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को दिखा हाइड्रोजन, बस दोनों ने क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। फिर उन्होंने बोले कार्बोक्सिलिक एसिड इवॉल्व करेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑन रिएक्शन विद NaHCO3, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्यों ऐसा रिलीज करता है वो भी रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है, एक ही लाइन में लिखा हुआ है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये वाला क्वेश्चन आने के चांसेस है क्योंकि ये यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और फिनॉल के बीच में मेनली कंपैरिजन करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो NaHCO3 के साथ रिएक्शन भी दे देता है, कार्बन डाइऑक्साइड का इवोल्यूशन भी कर देता है। तो रीजन क्या है, रीजन यही है कि प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और अगर आपको और थोड़ा डिटेल में जाना हो तो आप इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर जैसे इन लोगों ने बनाया बिल्कुल वैसे ही बना के आना। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की इन्होंने थोड़ी सी कहानी बताई है। ये एनसीईआरटी का पूरा रिएक्शन है, और ये अगर एनसीईआरटी का जो ऑर्डर है वो आपको याद नहीं है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, कल आपके एग्जाम में ये नहीं आएगा। हो सकता है, बहुत रेयर चांस होगा कि कल आपके एग्जाम में आएगा, लेकिन मैं ये भी बता दूं कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम तक तो इसे करके जाना। फिर इन्होंने बोला रिएक्शन हो जाएगा इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ से वाटर निकलेगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट इज इथेनोइक एनहाइड्राइड एस्टेरिफिकेशन वाला रिएक्शन पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, आपके एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा, वन एंड ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल का रिएक्शन दैट फॉर्म्स योर एस्टर वाला बॉन्ड। ठीक है जी। फिर इसके आगे ऐसे ही मूव ऑन करेंगे। फिर PCl5 ये रिएक्शन पढ़ के आया, थाइनाइल क्लोराइड वाला भी हमने पहले ही चैप्टर में अभी पढ़ा है। फिर इन्होंने बोला कार्बोक्सिलिक एसिड अगर मैंने NH3 डाल दिया तो ध्यान रखना, देखो यहाँ पे तो इन्होंने मेनली ये बनाया है, और ये जो बॉन्ड होता है वो बीच का बनता है। अगर आप पेपर में ना बना के हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन लास्ट वाला जरूर बना देना। हम कहते भी कि कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर मैं अमोनिया के अंदर डाल तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है, अमाइड वाला लिंकेज। अब है ये थैलिक एसिड, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये रिएक्शन डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है। आप देखो यहाँ पे मैंने क्या ले रखा है, थैलिक एसिड। थैलिक एसिड में मैंने क्या डाला हुआ है, आपका अमोनिया डाला। अमोनिया डाला तो वही सेम वाला प्रोडक्ट जो ऊपर फॉर्म हुआ था वही हुआ। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे H पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। अब ये यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, एक NH3 यहाँ पे जाएगा, एक NH3 यहाँ पे जाएगा, तो बन जाएगा ना ये वाला मॉलिक्यूल, यही इन्होंने बनाया है। इसका नाम अमोनियम थैलेट से याद करना और इसका नाम थैलामाइड से याद करना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें से मैंने अगर मान लो इन दोनों में से मैंने वाटर को निकाल दिया तो यहाँ पे भी अमाइड लिंकेज हो जाएगा, यहाँ पे अमाइड लिंकेज हो जाएगा, फिर NH3 हो जाएगा। NH3 के साथ अगर ये रिएक्ट कर जाता है तो फिर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, NH, दैट इज थैली अमाइड वाला रिएक्शन, थैली अमाइड, थैली अमाइड है। ये ध्यान रखना। देखो पेपर में अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में वो लोग हमेशा क्या करते हैं, यहाँ पे तो आई है और यहाँ पे ए है, ध्यान रखना ए पहले आता है तो ये वाला कंपाउंड पहले फॉर्म होगा, और आई बाद में आता है तो ये वाला कंपाउंड बाद में फॉर्म होगा, क्योंकि वो ए और आई में हमेशा आपको कंफ्यूज करेंगे। फिर मैं बोला रिएक्शन हो जाएगा इन्वॉल्विंग कार्बोक्सिलिक एसिड, रिडक्शन हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करेंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। डिकार्बोक्सिलिक रिएक्शन में देखो तो ये वाली रिएक्शन आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी। इसके साथ साथ एक और वो कोलैब
वाली रिएक्शन होती है वो भी आपने पढ़ी होगी। अब इसमें क्या करना होता है कि हमें जो भी आपका मतलब जो कार्बोक्सिलिक कार्बन है उस वाले को हटा करके डाइक्लिक ऐड करना होता है, हाइड्रोजन ऐड करना होता है। नेक्स्ट इज योर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हाइड्रोकार्बन पार्ट, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा कि आपका अल्फा पोजीशन ये वही वाला रिएक्शन हो जाएगा। ये भी अभी मैंने पहले चैप्टर में अभी पढ़ा है जस्ट आपको। प्रोपिनेशन रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो आपका कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का हो जाएगा तो इसलिए किसका फॉर्मेशन कर रहा होगा, दैट इज अ बेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा होगा। फिर अगला हो जाएगा Br2 के साथ अगर रिएक्शन करता है तो ये किसका फॉर्मेशन करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और Br का फॉर्मेशन करेगा। तो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर है अमीन्स। अमीन्स वाला भी है, इसको भी हम नेमिंग रिएक्शन के चैप्टर के नाम से फेमस है ये भी। अमीन्स में क्या होता है कि अगर मैं 1 डिग्री की बात कर रही हूँ तो इसमें N वाला ग्रुप जो होगा एक कार्बन से अटैच होगा, यहाँ पे N2 डायरेक्टली अटैच होगा, मतलब जो भी हमारा N क्या हो गया यहाँ पे एज अ फंक्शनल ग्रुप हो गया आपका। जब फंक्शनल ग्रुप होगा तो ये डायरेक्टली आपके जो आपका कार्बन करेंगे उसके 2 के साथ अटैच होगा। जब N आपके 3 के साथ अटैच हो जाए तो उसको मैं क्या कह दूंगी, टर्शरी कह दूंगी। मूव ऑन करेंगे, नॉमेनक्लेचर रिएक्शन आपका काम। फिर इन्होंने बोले रिडक्शन ऑफ द नाइट्रो कंपाउंड हो जाएगा। नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करूंगी तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, आपका NH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। और रिडक्शन के लिए यहाँ पे इन्होंने कम एजेंट ले रखा है, मैं और भी एजेंट लेती हूँ। यहाँ पे हाइड्रोजन है, पैलेडियम है, SN है और HCl है। और साथ में अगर यहाँ पे आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी डाल दोगे तब भी वो रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो आपका क्या होता है, रिडक्शन करने वाला होता है। और रिडक्शन करने वाला होगा तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इस वाले में देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये रिएक्शन है इंपॉर्टेंट। तो एक बार मैं पढ़ा देती हूँ आपको कि अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड जो होता है वो कहता क्या है, वो कहता है कि हमारे पास NH3 है, इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव का खेल खेल लिया है इन्होंने। तो ये X जो होगा वो हमारा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। X इधर आ गया, N जो था वो नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा, R के साथ ये जुड़ चुका, ठीक है। फिर अगले वाले में NaOH मैंने डाला, NaOH मेरा मन था मैंने डाल दिया। फिर अब क्या होगा, ये X हटेगा, X को हटाते जाओ और H को जोड़ते जाओ, यही वाला रिएक्शन जो होगा वो चलता रहेगा। अब आपको होगा कि थर्ड, अब देखो यहाँ से तो आप पूरा रिएक्शन कराओगे और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, लेकिन थर्ड डिग्री में ऐसा क्या था कि जो मेरा 4 डिग्री वाला इसने फॉर्म कर दिया, तो इसके पास क्या थे, फ्री इलेक्ट्रॉन थे। फ्री इलेक्ट्रॉन थे तो ये ए वाला मॉलिक्यूल जो होता है वो कहीं ना कहीं फॉर्म कर देगा। अभी लाइन पढ़ लेना एक बार। फिर उन्होंने बोले रिडक्शन ऑफ द नाइट्राइड्स हो जाएगा। साइनाइड का अगर मैं रिडक्शन करूँ तो आपका किसका फॉर्मेशन होता है, H2 और NH2। ध्यान रखना कि जब भी कोई रिडक्शन बोले ना तो कुछ भी नहीं करना होता है, जितने बॉन्ड होते हैं उसको तोड़ो, उसमें हाइड्रोजन लगा दो कम से कम, लेकिन एक बॉन्ड तो छोड़ देना। तो वो एक बॉन्ड इन्होंने छोड़ा हुआ है और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, आपका जो नॉर्मली आपका अमीन वाला रिएक्शन हो जाता है उसी का फॉर्मेशन हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ अमाइड। अमाइड का रिडक्शन करूंगा तो यहाँ पे फिर आपका क्या बन जाएगा, अगेन आपका हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। अब देखो जैसे कि NH वाला ग्रुप था, इसमें मैंने अगर KOH डाला, ये वाला रिएक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है। मैं अगेन बोलूंगी कि ये रिएक्शन अमीन का फेवरेट रिएक्शन है। अब इसमें क्या डाला मैंने यहाँ पे, ONH वाला ग्रुप, इसका नाम मत याद करना है क्योंकि NCERT में भी नाम नहीं दे रखा है। मेनली NCERT में इन सब का नाम दे रखा है, तो याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें देखो K पॉजिटिव और OH नेगेटिव को तोड़ो और यहाँ से आपका N क्या होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन करने के बाद ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। अगेन अगेन वन एंड ओनली दैट इज और R पॉजिटिव हो जाएगा एंड X का नेगेटिव हो जाएगा बस। तो फिर अब अगेन वही वाला काम कर रहे हैं हम। तो फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो NaOH को जोड़ेंगे, NaOH को जोड़ेंगे, अगेन आपको वही करना पड़ेगा। नहीं, अब नहीं करना पड़ेगा। अब देखो उस वाले में क्या करना पड़ेगा आपको, ये रिएक्शन जब मैंने आपको पढ़ाया था तब भी बहुत अच्छे से समझाया था कि इसमें क्या करना होता है, आपको कुछ भी नहीं करना। आपको बस देखो यहाँ पे H जोड़ो, यहाँ पे भी H लगाओ, मतलब वाटर का जो H है दोनों साइड लगा दोगे, यहाँ से क्या निकल जाएगा, 1 डिग्री वाला भी निकल जाएगा। और इसके अलावा जब यहाँ पे मैंने एक H लगा दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, OH बचेगा, और यहाँ पे भी OH बचेगा। और जब ये OH बचेगा तो आपका क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट इज ऑक्सैलिक एसिड। अब आप कहोगे कि इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन क्यों नहीं टिका, तो रीजन इज दैट कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसका हाइड्रोजन कभी टिक सकता है क्या, वही वाला इसका रीजन चला जाएगा। अब ये जितने भी लाइनें लिखे हो एक बार पढ़ लेना। हॉफमैन ब्रोमोबाइड रिएक्शन, C डबल बॉन्ड हो जाएगा, NH2 हो जाएगा, Br डालोगे NOH के साथ हो जाएगा हॉफमैन ब्रोमोबाइड रिएक्शन, एज योर नेम सजेस्ट। सेम वैसी ही रिएक्शन है कि अगर मैंने आपको तभी बताया था अगर हॉफमैन हो जाएगा तो Na लग रखा है तो NaOH ले लूंगी, और ब्रोमामाइड लिखा हो तो ब्रोमीन भी आएगा। और बाद में जाकर के ये जो अमाइड लिंकेज है उसका क्या हो जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगा। डिग्रेडेशन लिखा है तो उसका कन्वर्जन होकर के 1 डिग्री वाला अमीन का फॉर्मेशन लिखेगा। गेब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन होता है वो हमेशा 1 डिग्री अमीन का ही फॉर्मेशन करता है। अराइल वाला मॉलिक्यूल कभी इस रिएक्शन को नहीं दे सकता। रीजन इज दैट योर स्टेरिक हिंड्रेंस, जहां पे भी कंफ्यूजन हो वहां पे लिख के आओ स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर वो मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स दिखे आपको तो रीजन तो वही होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अगेन एक बार पढ़ लेना, ये उसी पे बेस्ड है। और स्टॉप और स्पॉट जैसी चीजें जो थी वो मैंने आपको किसके लिए बताई थी, वो बताई थी आपको वाटर वाले केस के लिए। फिर बेसिक कैरेक्टर ऑफ द अमीन, फिर अगेन आपका वो वाला हो जाएगा रिएक्शन। फिर एल्काइलेशन में पड़ेगी तो RNH2 में अगर मैंने CH3Br डाला तो अगेन इसमें क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव का खेल खेलो और आंसर पालो।
वही चीज इन लोगों ने भी की है कि इसमें जो हमारा NH2 था उसका जो एक हाइड्रोजन था उसको सेपरेट करा, उसको सेपरेट करते ही हमने उस हाइड्रोजन को बाहर निकाला। हाइड्रोजन को बाहर निकालते ही यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा, नाइट्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन थे इसके पास तो इसके साथ H जुड़ जाएगा और Br और H जो होंगे वो आपस में बॉन्ड बनाएंगे, एसाइलेशन रिएक्शन। एसाइलेशन रिएक्शन भी यही है, पॉजिटिव नेगेटिव तोड़ो, रिएक्शन पालो, कार्बाइल रिएक्शन। ये जो कार्बोलामाइन रिएक्शन है वो आपसे एज अ डिस्टिंग्विश टेस्ट भी पूछ सकते हैं। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में कुछ ज्यादा वो है नहीं, इसमें RnH2 डाला, CaCl3 डाला, KOH का फॉर्मेशन हो जाएगा, RnC हो जाएगा, KCl। अगर देखो अभी मेरे पास टाइम रहता तो फिर मैं आपको पूरा एक एक रिएक्शन का जितना भी मॉलिक्यूलर रिएक्टेंट का उसको भी तोड़ के बताती, जैसे कि मैंने आपको अपने ही लेक्चर में बताया था, बिल्कुल ठीक उसी तरह मैं आपको बताती तो आपको और अच्छे से समझ आता। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, अब नाइट्रस एसिड ये भी आपका अगेन डिस्टिंग्विश टेस्ट है, जितने स्टार में मार्क करी वो सारा का सारा आपका क्या है, डिस्टिंग्विश टेस्ट है। इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है विद प्राइमरी एलिफेटिक अमीन, ध्यान रखना आप इस वाली रिएक्शन को हमेशा प्राइमरी एलिफेटिक अमीन के साथ ही करोगे, क्योंकि अगर मान लो आप एरोमेटिक के साथ करते हो, दिक्कत वाली बात कुछ भी नहीं होती। बस एरोमेटिक के केस में वहां पे क्या बन रहा होगा, आपको क्लोरोबेंजीन बन रहा होगा, यानी हेलो एल्केन वाला बेंजीन बन रहा होगा। लेकिन अगर आप इसका एलिफेटिक के साथ करते हो तो यहाँ पे अल्कोहल बनेगा। डिफरेंस बस इतना ही है, बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि हमारा कोई सा भी चीज है प्राइमरी है। फिर हम बोले रिएक्शन विद अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड डालूंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री इस तरीके से रिएक्शन होता है। तो 1 डिग्री वाला रिएक्शन देखो, इसका प्रोडक्ट जो होता है वो आप डायरेक्टली याद करो। अगर मैं सच बता रही हूँ, अगर मेरे पास टाइम रहता तो मैं एक एक मॉलिक्यूल को तोड़ तोड़ के आपको दिखाती कि हाँ ये कैसे बना, कैसे बना, ऐसे करके बना और ऐसे बना, लेकिन अभी टाइम नहीं है। तो इन्होंने बोले सॉल्युबल इन एल्कली हो जाएगा अगर वो 1 डिग्री वाले के साथ रिएक्ट कर रहा है, अगर 2 डिग्री वाले के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो चीज इनसॉल्युबल होगी, और 3 डिग्री के साथ तो कोई रिएक्शन होती ही नहीं है। फिर इन्होंने बोला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये अभी ऊपर ही पढ़ी थी हमने। अब ये वाला जो मॉलिक्यूल होता है पाइरीडीनियम का फॉर्मेशन करेगा। पाइरीडीनियम जो होता है वो ब्रोमीन के साथ आपका जुड़ जाएगा, और यहाँ पे अगर पाइरीडीनियम जुड़ गया, पाइरीडीनियम जुड़ा इस तरीके से कि इसने हाइड्रोजन मतलब इसका जो हाइड्रोजन था उसका क्या करवा दिया, रिडक्शन करवा दिया। रिडक्शन करवाने के बाद ये जो इसका जो मतलब ये वाला कैसा ग्रुप है, ये आपका एनहाइड्राइड वाला ग्रुप है। एनहाइड्राइड वाला ग्रुप है तो ये बिल्कुल उसी तरीके से बॉन्ड तोड़ेगा और उसी तरीके से जोड़ देगा। ये OH वाला ग्रुप जो होगा बाहर निकल जाएगा। इसके अलावा जो ये वाला ग्रुप बच जाता है उसके साथ ये अटैच हो जाएगा, और फिर ब्रोमीन जो होगा वो अगर रिएक्शन कर रहा होगा तो, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ज्यादा जो हमारा मतलब Br को मैं ऐसे तो ऑर्थो पे भी लगा सकती थी, पैरा पे भी लगा सकती थी। रीजन इज दैट की सिमेट्रिसिटी नाम की चीज होती है, और इन्होंने मेजर लिखा है तो इसका मतलब माइनर प्रोडक्ट तो फॉर्म हुआ होगा। ऑर्थो वाला इन्होंने ऑर्थो मेंशन नहीं करा है, लेकिन ऑर्थो भी हो सकता है, तो आप ऑर्थो लिखोगे तो भी वो गलत नहीं होगा, बस उसमें ये लिख देना माइनर प्रोडक्ट है, ये मेजर है। मेजर का रीजन यही होगा कि जो पैरा वाला पोजिशन होता है वो हमेशा सिमेट्रिक इन नेचर होता है। और क्यों होता है ये भी मैंने आपको इवन फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था पढ़ाते वक्त। अब देखो ये NH2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको Br हो जाएगा, क्योंकि चीज का क्या हो गया, ऊपर वाली चीज का रिडक्शन हो गया। अब नाइट्रेशन वाला रिएक्शन, अब इसी वाले की वजह से मतलब जो हमने ये वाला कंपाउंड फॉर्म करा है इसी वजह से बेटा वाला पोजीशन देगा। वैसे तो NH2 जो होता है वो डोनेटिंग ग्रुप होता है, लेकिन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अमोनियम है ना, अमोनियम के प्रोटेक्शन के लिए कि वो आयन में टूट ना जाए, इसको मैं हमेशा बेटा वाला भी बनाऊंगी। फिर इन्होंने लिखा हुआ है, आप देखो इसका रीजन इन्होंने नीचे वाले रिएक्शन में लिखा हुआ है कि NH2 में पहले मैंने क्या डाला, पाइरीडीन डाला, पाइरीडीन के बाद वही सेम कंपाउंड बनेगा जो ऊपर बना था। फिर इसमें मैंने HNO3 डाल दिया फॉर इट्स प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के लिए डाला। तो इसने फिर ये यहाँ पे अबाइड वाला लिंकेज फॉर्म कर लिया, अबाइड वाले में OH नेगेटिव डालोगे तो ये बच जाएगा। ये जो होता है किसका फॉर्मेशन करता है, स्वीटर आयन का फॉर्मेशन करता है, यही वाली चीज अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। फिर बोला सल्फोनेशन वाला रिएक्शन, दैट इज योर ज्यूटर आयन। देखो इसमें और उसमें डिफरेंस है, लेकिन इसमें ये होगा कि इसका करेक्टर थोड़ा सा कम है, इसका करेक्टर थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसलिए हम इसे ज्यूटर आयन बोल देंगे। लेकिन अगर आप ऊपर वाले को भी बोलोगे तो भी कोई गलत नहीं होगा। लेकिन अब जो NCERT ने मेंशन करा है वही लिखेंगे। अब NH2 है, उसमें अगर मैंने H2SO4 डाला तो किसका फॉर्मेशन होगा, दैट इज लिथियम हाइड्रोजन सल्फेट। फिर अगर मैंने इसे 453 473 पे डाला तो यहाँ पे क्या बन रहा होगा, आपका सल्फेनिलिक एसिड बन रहा होगा। फिर आगे मूव ऑन करेंगे, फिर यहाँ पे देखो ऊपर वाले तो वैसे भी नेमिंग वाले ही लिख रखे हैं। मूव ऑन करेंगे, देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दिस, ये वाला जो रिएक्शन है मैंने आपको अभी भी पहले वाले में बताया था, ये वाला रिएक्शन पढ़ते थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सेट बेयर रिएक्शन, वैसे तो ये भी मैंने बताया आपको। सेट बेयर रिएक्शन देखो, अब यहाँ पे जो आपका X था, X वाले मॉलिक्यूल की जगह आप क्लोरीन लगा सकते हो, ब्रोमीन लगा सकते हो, साइनाइड लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। लेकिन आप जो यहाँ पे लगा रहे हो वही चीज होगी वो आपकी आगे की तरफ बन रही होगी, दैट इज ब्रोमीन हो जाएगा, साइनाइड हो जाएगा। अब N2X था, अब N2X में अगर मैंने कॉपर डाल दिया किसके प्रेसेंस में, Cl के प्रेसेंस में, तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है, अराइल क्लोराइड, अराइल वाला ब्रोमाइड हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे, फिर अगला हो जाएगा दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ आयोडाइड आयन।
हम आयोडाइड आयन जो होगा ये भी पॉजिटिव नेगेटिव वाला खेल खेल रहा होगा, फिर जो फ्लोरीन होगा वो भी पॉजिटिव नेगेटिव वाला खेल खेल रहा होगा, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन हो जाएगा। अब हाइड्रोजन, ये दोनों रिएक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट, मैं इंपॉर्टेंट क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब आप कन्वर्जन करते हो ना बेटा, तो फिर आपको कुछ भी ध्यान नहीं आता कि मेरे पास ये था ये था ये था, कुछ भी उस वक्त ये ध्यान आएगा कि हाँ भाई कौन सा ऐसा रिएक्शन था जो कि मेरे को हाइड्रोजन देगा, तो वो रिएक्शन यही है। उस वक्त आपको इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। ऐसे तो ये नेमिंग रिएक्शन नहीं है, लेकिन स्टिल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज योर अराइल हो जाएगा, H2Cl नेगेटिव हो जाएगा, इसमें H3PO2 डाला है, किसके साथ, वाटर के साथ, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा आपका हाइड्रोकार्बन, फिर H3PO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर सेम रिएक्शन नेक्स्ट वाला हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे मैं वाटर डाल दूं तो ध्यान रखना वाटर डालने से यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब अगर N2Cl है, इस वाले रिएक्शन को हम क्या कहते थे अपने टाइम में जब हमने पढ़ा था, तो इस वाले रिएक्शन को क्या कहते थे आप कमेंट में बताओ। ये फर्स्ट चैप्टर की ही रिएक्शन है। HBF4 डालेंगे तो यहाँ पे N2BF4 बन जाएगा, NO2 डालेंगे तो NO2 बन जाएगा। इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी। रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डायजो ग्रुप हो जाएगा, कपलिंग रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बिल्कुल नाम से ही आती है कि कपलिंग रिएक्शन करके दिखाओ, तो कपलिंग रिएक्शन में कुछ नहीं करना है, ये थोड़ा सा डरावना स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक N2Cl वाला मॉलिक्यूल इन्होंने बना रखा है जो कि डरावना लग रहा है आप लोगों को, लेकिन ये डरावना ही है। फिर इस वाले में क्या होगा कि आपका यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, मैं बताती हूँ, देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो गई, बेंजीन रिंग है, ये चीज यहाँ से हटेगी, यहाँ से क्लोरीन हट जाएगी, दोनों हट जाएंगे, बस ये बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अब ध्यान रखना कि अगर मैंने बेसिक मीडियम दिया है तो आपका बेसिक देखो OH डाल रही हूँ तो इसके पास O है, इसलिए इसका कलर कैसा आएगा, ऑरेंज, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही कंफ्यूजन होती है, इवन मेरे को भी होती थी कि अगर मैं अल्कोहल डाल रही हूँ तो मेरा येलो कलर फॉर्म होगा या फिर ऑरेंज। तो ध्यान रखना अगर मैंने OH डाला है तो O वाले का फॉर्मेशन होगा और O वाले का फॉर्मेशन होगा, तो इसका मतलब क्या बनेगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन हो जाएगा। और इसका नेचर कैसा होने वाला है, बेसिक नेचर होने वाला है। अब जब बेसिक नेचर है तो इसका टेम्परेचर कितना होगा, 7 से लेकर के 9 pH तक कम से कम जाएगा। जब pH ज्यादा होता है तो इसका मतलब वो चीज क्या है, बेसिक है। सेम रिएक्शन इस वाले में भी होगा, येलो डाई बनेगा। देखो जब मेरे पास वो नहीं था तो येलो डाई बना, येलो डाई बनाया तो एसिडिक होगा, एसिडिक होगा तो इसका फिर कितना होना चाहिए आपका, pH 2 से लेकर के 3 pH होता है। वैसे बोर्ड एग्जाम में तो वैसे कोई pH पूछता नहीं है, लेकिन आप अगर अगेन लिख के आओगे पेपर में तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा और एग्जामिनर को तो और भी अच्छा लगेगा। आई नो एग्जामिनर इस बार आपके कोई टीचर नहीं है, लेकिन स्टिल जो भी है वो उसको भी अच्छा लगेगा। फिर इन्होंने बोला ग्लूकोज हो जाएगा, इट इज एन एल्डोहेक्सोज हो जाएगा, दैट इज। अब देखो ये ऊपर वाली रिएक्शन तो सारी लिखी हुई है, थ्योरी वाली वो खुद से करना। अब देखो यहाँ पे अब हम पढ़ रहे हैं बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर पे आ चुके हैं। अब इस वाली रिएक्शन में कुछ ज्यादा खास है नहीं, ये साइनाइड की रिएक्शन है। जो एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड वाला ग्रुप कैसा हो जाएगा, फ्री होगा, तो पूरे वाले मॉलिक्यूल में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव यही होगा, तो यही करेगा। यहाँ पे आप कहोगे कि OH जो है वो OH जो होता है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, आई नो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, लेकिन फ्री भी तो होना चाहिए ना। जो फ्री है वो फ्री होगा तो वो पॉजिटिव नेगेटिव का फॉर्मेशन करके साइनाइड बना देगा। अगर मैंने अब इसमें NH2OH डाला तो फिर ये इस चीज का फॉर्मेशन कर रहा होगा। मूव ऑन करेंगे। अब देखो यहाँ पे साइड में जस्ट देखेंगे तो कार्बोनाइल ग्रुप हो जाएगा जो कि प्रेजेंट है इस एल्डिहाइड के अंदर, इज कंफर्म्ड बाय, यानी जो कि कार्बोनाइल ग्रुप है। अब देखो ब्रोमीन डाल दिया मैंने, अब ब्रोमीन डाल दिया तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, ध्यान रखना जब मैंने ब्रोमीन वाटर डाला है तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। लेकिन अभी मैं और आगे पढ़वाऊंगी तब आपने देखना कि एक जगह पे आपके 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, उसमें ये वाला जो आपने रिएजेंट लिया है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए वो तुरंत से ऑक्सीडेशन कर देगा, तब हमारा फॉर्मेशन होगा सैक्रिक एसिड का। भी आगे पढ़ेंगे। देखो ये रहा रिएक्शन, पहले इसी को पढ़ लेते हैं। तो देखो अगर मैंने इसका क्या करवाया, ऑक्सीडेशन करवाया, तो ये चीज क्या बनी, ऊपर भी कार्बोक्सिलिक एसिड नीचे भी, तो इसने क्या बना दिया, सैक्रिक एसिड। लेकिन अब जब सैक्रिक एसिड, अब ऐसा नहीं है कि ये वाला जो ग्लूकोनिक एसिड है उसका ऑक्सीडेशन में करवाओगी तो सैक्रिक एसिड फॉर्म नहीं होगा, ग्लूकोनिक एसिड का भी ऑक्सीडेशन करवाओगी तो जो हमारा एक अल्कोहल वाला ग्रुप था उसका फॉर्मेशन हो जाता है। क्यों होता है, कैसे होता है, ये मैंने अपने आपको डिटेल लेक्चर में 1 शॉट में बताया था। फिर एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज हो जाएगा, गिव्स ग्लूकोज पेंटा एसिड विद व्हिच कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ 5OH ग्रुप। तो ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो कि 5OH ग्रुप का कंफर्मेशन देता है, तो एक ये वाला ग्रुप होगा, एक ये वाला ग्रुप होगा। ये इन्होंने मेंशन भी करा है। फिर अगला हो जाएगा फिशर सजेस्ट, या अगेन थ्योरी वाला पार्ट है, आप खुद से करना। देखो अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज कैसे फॉर्म होता है, क्यों फॉर्म होता है, सब मैंने बता रखा है। इसकी भी फॉर्मेशन मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाई थी। अब आगे मूव ऑन करेंगे हम। इन्होंने देखो अगेन इन्होंने सारी की सारी थ्योरी लिखी है, तो थ्योरी तो आप पढ़ोगे तो उतना आसान उतना मुश्किल नहीं है थ्योरी। देखो अब जितने भी थ्योरी लिखा है, ऐसा नहीं है कि थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने छोड़ दिया तो इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं इंपॉर्टेंट है। अब जितनी भी लाइन इसमें लिखी है वो सारी एनसीईआरटी की लाइन है, पढ़ोगे तो थोड़ा सा आपका रिवीजन ही हो जाएगा। एक बार पढ़ना ये चीज इंपॉर्टेंट ही तो है। विटामिन ए से जीरोथैल्मिया में पूछ भी लेते हैं एक नंबर के क्वेश्चन में। विटामिन 1 से जो होता है थायमिन हो जाएगा, बेरी हो जाएगा, विटामिन B2 से हो जाएगा थियोलोसिस हो जाएगा, विटामिन B12 से आपका पर्नीशियस एनीमिया हो जाएगा, विटामिन सी से एस्कॉर्बिक एसिड स्कर्वी हो जाएगा, विटामिन डी से रिकेट्स हो जाएगा, ऑस्ट्रोमलेशिया हो जाएगा, विटामिन के हो जाएगा, इंक्रीज करेगा ब्लड क्लॉटिंग टाइप को। फिर अगला हो जाएगा प्रोटीन के बारे में भी अब इन्होंने ये चीज लिखी हुई है। बायो वाले को ये चीज बहुत अच्छे से आती होगी, आई नो। मैथ्स वाले को दिक्कत होगी क्योंकि मेरे को भी दिक्कत हुई थी,
तो कोई बात नहीं, बच्चों मैथ्स वाले बच्चे कम से कम बायोमॉलिक्यूल जितना केमिस्ट्री में है उतना तो समझ लो, उतना समझ लोगे उतना ही आपके लिए बहुत ज्यादा काफी होगा। और इसमें वही सारे इंपॉर्टेंट से पॉइंट लिखे हुए हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन थी ना वो भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ताकि आपका, मैं तो ये कह रही हूँ कि आपका एक भी जो नेमिंग रिएक्शन है ना वो क्वेश्चन गलत ना हो जाए, बस इसलिए मैं लेके आई हूँ। और ये वाली रिएक्शन तो थोड़ी सी मुश्किल भी होती है और बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत भी होती है, तो इसलिए रिएक्शन थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। देखो मैं आपको भी पता होगा कि डायरेक्टली मैं किस रिएक्शन की बात कर रही हूँ डी ब्लॉक से। दैट इज योर, एक तो आपका डाइक्रोमेट वाली रिएक्शन, एक होगा आपका KMnO4 वाली रिएक्शन, दैट इज पोटेशियम पर मैग्नेट वाली रिएक्शन। इसमें कुछ नहीं करना होता है। देखो हमें हमेशा ओर का नाम ध्यान रखना है कि ये क्रोमाइट ओर है, ठीक है। क्रोमाइट ओर ले लिया, उसमें मैंने Na2CO3 डाला। अब देखो इसका भी मैंने अच्छे से कैसे मॉलिक्यूल टूटता है, किस तरीके से मॉलिक्यूल नहीं टूटता, वो सब मैंने अपने ही लेक्चर में पढ़ाया है। और आप लोगों का इस लेक्चर के ऊपर डी ब्लॉक का सबसे ज्यादा मेरा व्यू गया है, तो बहुत बहुत थैंक यू। आपको डी ब्लॉक का लेक्चर इतना ज्यादा पसंद आया, उसमें मैंने एनसीईआरटी की लाइन इतनी बारीकी से समझाया कि आप लोगों को वो चीज मुश्किल नहीं लगी होगी, और आप उस लेक्चर को भी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होगे, उसी पे बेस्ड है। तो वहां पे जाकर के देखो कि आप कैसे पॉजिटिव चार्ज टूटा, कैसे नेगेटिव चार्ज बना, वही वाली चीज है। इसमें मैंने अगर Na2CO3 डाला है तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट इज योर Fe2O3, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे Na2CO4, यहाँ पे इन्होंने येलो लिखा हुआ है, हाँ इसका कलर येलो ही होता है। और फिर अगर मैंने इसमें H2SO4 डाल दिया तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ तो यहाँ पे क्या बन गया, इसका कलर ऑरेंज बन गया, और ये डाइक्रोमेट बन गया। डाइक्रोमेट में अगर KCl डालूंगी तो K2Cr27 बन जाएगा। अब मैं ये कहती हूँ कि आपका डाइक्रोमेट है, एक आपका ये Na2Cr27 है यानी सोडियम क्रोमेट है। इन दोनों में से कौन सी ऐसी चीज है जो कि ज्यादा सॉल्युबल होती है, कौन सी ऐसी चीज है जो कि कम सॉल्युबल होती है, और जो ज्यादा सॉल्युबल होती है वो क्यों होती है, आप कमेंट में मेंशन करो। मैंने अपने लेक्चर में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि ऐसा क्यों होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन रीजन भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, तो आप रीजन बताओ। देखो अब जो Cr2O7 है, देखो इसका कलर में आपको दिक्कत होती है, कोई इशू नहीं है। जिसके पास जितने ज्यादा ऑक्सीजन है उसका कलर कैसा होगा, ऑरेंज होगा। मैंने ऊपर भी अभी आपको जो एजो डाई टेस्ट करवा रही, तो वहां पे भी मैंने आपको ये समझाया था कि जिसके पास जितने ज्यादा ऑक्सीजन है उसका कलर ऑरेंज होगा, जिसके पास कम है तो उसका कलर तो येलो देने के लिए है ही। अभी थोड़ा सा इन्होंने मॉलिक्यूल वगैरह लिखा ही है, आप एक बार अपने आप खुद से देख लेना। अभी हम रिएक्शन ही देखते हैं। तो रिएक्शन अब हम बढ़ते हैं KMnO4 वाली रिएक्शन की तरफ। ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है। अब देखो Cr2O7 दे रखा है, Cr2O7 को जब भी मैं एसिडिक मीडियम में डालूंगी तो आपका किसका फॉर्मेशन हो जाता है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव का फॉर्मेशन हो जाता है। अब आएंगे हम प्रिपरेशन ऑफ KMnO4, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है। MnO2 को कौन सा वाला और कहते हैं आप कमेंट में बताओ, ठीक है। फिर इसमें मैंने अगर इधर इधर KOH डाला है, जस्ट वेट, अगर मैं इस वाले, इसका क्रोमाइट और नाम है, तो ये वाला और जो होगा उसका नाम होगा पैडुलसाइट और। लो मैं ही बता देती हूँ आपको, कोई इशू नहीं है। तो देखो अगर ऐसे और लिख के आओगे ना पेपर में, तो एग्जामिनर पहले ही समझ जाएगा कि इसको जब इतना बड़ा वर्ड याद है तो पूरा रिएक्शन तो सही करा ही होगा, तो क्यों ना मैं इसे पूरे नंबर दे दूं। और ध्यान रखना कि D&F ब्लॉक में आप वहां पे बिल्कुल जो अरेंजमेंट करते हो कि केमिकल रिएक्शन बैलेंसिंग होगी, वो मत करने बैठना। एक तो आपका टाइम भी लगेगा, और साथ में वो उसके कोई नंबर भी नहीं होते, क्योंकि वो नंबर होता है आपका रिडॉक्स के केस में। इसमें अगर आपने बैलेंसिंग नहीं भी की फिर भी आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, बट कंडीशन इज दैट कि आपके प्रोडक्ट का नाम सही होना चाहिए, राइट। इन्होंने KOH डाला हुआ है, OH के साथ, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, K2MnO4। उसमें अगर मैंने H पॉजिटिव डाला है तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा MnO4 नेगेटिव, फिर इसके बाद हो जाएगा MnO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर ऐसे ही लैब मेथड जो होता है वो क्या होता है कि 2 मिनट में मेरे को, मतलब मेरा प्रोडक्ट जो होगा वो चाहिए, तो उसी पे बेस चाहिए कि ये वाली रिएक्शन ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें और मेरा प्रोडक्ट भी बनता है, बट कंडीशन इज दैट कि ये उतना प्योर नहीं होता, इसलिए मैं ऐसे लार्ज प्रोडक्शन नहीं कर पाती इस चीज की। लेकिन अगर मैं ये ऊपर वाला स्टेप फॉलो करूँ धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये जो होगा वो मेरा प्रोडक्ट जरूर बना के दे देगा। फिर उन्होंने बोला KMnO4 जो होता है, जब मैं इसको तोड़ूंगी 513 केल्विन पे, तो ये किसका फॉर्मेशन कर देगा, आपका जो पोटेशियम पर मैग्नेट था उससे क्या बना देगा, पोटेशियम मैग्नेट बना देगा। फिर ये देखो बेसिक मीडियम वाली रिएक्शन, ये 3 रिएक्शन जो है ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो देखो अगर मैंने बेसिक मीडियम भी आपको मैंने पढ़ाया था कि KMnO4 की 3 कंडीशन होती है। अगर बेसिक मीडियम में डाल रही हूँ, अब बेसिक मीडियम में भी 2 कंडीशन होगी। देखो बेसिक मीडियम है, एक जो होगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक जो होगा वो फेंटली अल्कलाइड है, यानी जो थोड़ा सा कम बेसिक के नेचर है। तो अगर जो ज्यादा बेसिक के नेचर है तो वो तो ये वाला मॉलिक्यूल बनाएगा MnO4 2 नेगेटिव, लेकिन जो थोड़ा सा कम बेसिक नेचर है या फिर न्यूट्रल है तो वो MnO2 बनाएगा। बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, वो भी चीज इसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। और एसिडिक वाले रिएक्शन का तो फॉर्मेशन ही क्या होता है, Mn2 पॉजिटिव। और बाकी जितनी थ्योरी है आप पढ़ लेना। आई होप आज का सेशन आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। और इस वाले सेशन को मैं ये कहूंगी कि अगर आपने ये सेशन देख लिया है तो इस सेशन को पढ़ो और खाना पीना खाओ और मस्त सो जाओ, बिल्कुल एकदम आराम की नींद लो। और कल जाने से पहले आप जितनी रोटी खाते हो उससे 1 रोटी एक्स्ट्रा खा के जाना, फिर देखना कि आपका माइंड किस तरीके से दौड़ेगा। बस ये कंडीशन इज दैट कि आज पूरी रात की नींद लेना, नींद में बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। तो बच्चे आपने पूरे साल खूब मेहनत करा है और इस दिन का इंतजार करा है, क्योंकि कल होगा तो
जितना हो सके भर भर के पेज भर के आना और अच्छे से दे के आना बच्चों। और ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, आप सभी का पेपर एकदम अच्छा वाला जाए, जैसे मेरा गया था उससे भी ज्यादा अच्छा वाला जाए। और जो वो मेरे जो 1-2 नंबर कट गए थे वो भी ना कटे, मेरे आई थिंक 2 या 3 नंबर कटे थे, तो वो ना कटे, आपके आपके एकदम फुल में से फुल मार्क्स आए, यही मेरी आपसे होप है। और कल तो हम मिलेंगे आपको अगले ही सेशन में, जिसमें मैं आपके पेपर को डिस्कस कर रही होंगी। टेंशन नहीं लेना है, करते जाना है, करते जाना है। और इसी के साथ बाय बाय बच्चों।